हाय एवरीवन, जैसा कि मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस अब ख़त्म हो चुका है, तो अब बारी है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वो जेईई एडवांस लेवल पे ही करेंगे। रही बात आपके मेंस की, तो अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पा रहे हो तो डेफिनेटली जो भी मेंस के क्वेश्चंस होंगे वो भी आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखो आपके सामने है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू। एक बार चेक करना विजिबल है क्या कैमरे में, एक बार चेक करना विजिबल है ना। ओके, ठीक है। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके सामने ये बेंजीन दिया हुआ है, फिर ये क्या है, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर, वहां से बनता है A, फिर SnHCl से रिडक्शन करवाया गया है, यस और नो। उसके बाद बनता है B, फिर उसकी डाइजेटाइजेशन करवाई गई है और फॉलोड बाय वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, फिर बनता है आपका C, और फिर ये एसीटोन एंड इन प्रेजेंस ऑफ PTSA। व्हाट इज PTSA? PTSA इज पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, इज जस्ट अ सोर्स ऑफ H+। ये एक एसिड है तो ये H+ डोनेट करेगा, H+ देगा। ठीक है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। फिर बनता है डी की रिएक्शन फिर NaH, और फिर ये इपॉक्साइड है उससे करवाई गई है, फिर बनता है E। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज या आर करेक्ट, ये आपको बताने हैं। ठीक है, सो टेक योर टाइम, 2 मिनट से 3 मिनट तक आप टाइम ले सकते हो। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, मैं मान के चलता हूँ कि आपने पॉज करा है वीडियो को और अटेम्प्ट करा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मैं बताता हूँ, फिर जब आपका हो जाए फिर आप क्या करना, वीडियो को प्ले करके और देख सकते हो। ठीक है, चलो देखो भाई, क्या दिया हुआ है बेंजीन। बेंजीन पे सबसे पहले क्या है, कॉन्क HNO3, और है अपने पास कॉन्क H2SO4। बताओ इसे क्या होगा। ऑफ कोर्स नाइट्रेट, दिस इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यस और नो। HNO3 बिहेव्स एज बेस, H2SO4 बिहेव्स एज एसिड। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद देखो SnHCl। SnHCl क्या करता है बताओ। SnHCl करता है रिडक्शन, ये सोर्नो। SnHCl क्या करता है, रिडक्शन करता है। किसका करता है रिडक्शन भाई, इस NO2 का। NO2 को किस में ले जाएगा, सीधा NH2 में, मतलब सीधा क्या बना देगा, ये एनिलीन बना देगा। ये सोर्नो ये क्या बना देगा, एनिलीन बना देगा। और एनिलीन बना दिया मतलब ये अपना क्या है, ये अपना B है, और ये अपना क्या था, ये अपना A है। ये सोर्नो ये सब NCERT में गिवन रिएक्शंस है, ये कोई अलग रिएक्शंस है नहीं, सब NCERT में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो NaNO2HCl। बताओ NaNO2HCl से क्या होगा, डाइएजोटाइजेशन, ये सोर्नो डाइएजोटाइजेशन ऑफ दिस NH2, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, N2+Cl-, ये आ जाएगा। आपने इस सब का भी मैकेनिज्म, आई होप सबका मैकेनिज्म आपको आता होगा, बिकॉज अब तो एग्जाम्स बहुत क्लोज हैं, है ना। दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, यस और नो। अब उसके बाद देखो वाटर फॉलोड बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर से क्या होता है, वाटर से क्या होता है यहाँ बताओ। अगर मैं इसमें वाटर ऐड करूं तो क्या होता था, यहां से बनता था फिनॉल। यहां से क्या बनता था, यहां से बनता था आपका फिनॉल, यस और नो। ये क्या है अपना, ये अपना C है, दिस इज आवर C। इज इट क्लियर। अब देखो C की रिएक्शन फिर इससे करवाई गई है, क्या ये एसीटोन और PTSA। एसीटोन और ये क्या है, ये PTSA है। तो देखो एसीटोन ये रहा अपना, और PTSA। PTSA इज व्हाट, PTSA मैं यहां बताता हूं, फिर मैं अगले पेज पे बताता हूं कैसे जाएगी रिएक्शन। PTSA देख लो क्या है पहले, दिस इज योर PTSA। ओके, दिस इज व्हाट, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये क्या है, जस्ट अ सोर्स ऑफ H+, ये H+ देने का काम करेगा। तो अब देखो, अब फिनॉल की रिएक्शन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है वो कैसे प्रोसीड करेगी, वो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखना भाई। देखो अपने पास क्या है, अपने पास फिनॉल है, ठीक है, और साथ में अपने पास क्या है, ये एसीटोन है और PTSA है। मैंने अभी बताया PTSA इज व्हाट, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड, तो वो क्या है, H+ का सोर्स है।
तो सबसे पहले क्या होता है, ध्यान ध्यान से सुनना, ये एसीटोन अपना और यहां से ये ऐसा, दिस इज योर व्हाट, पीटीएसए पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस H+ को पकड़ता है और ये यहां से बाहर, तो देखो क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यस और नो। इससे क्या हुआ, जब एसीटोन को हमने पीटीएसए से रिएक्ट करवाया तो ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन का क्या हो गया, प्रोटोनेशन। एसीटोन ने क्या किया, प्रोटोनेशन किया, ऑक्सीजन को हमने प्रोटोनेट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, उससे इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर गई, यस और नो। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, क्योंकि पहले ये न्यूट्रल ऑक्सीजन था, अब ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा, बहुत खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड, जो प्रोटोनेटेड फॉर्म्स होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, वो हाईली इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। अब जैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, अब फिनॉल और इसके बीच रिएक्शन होगी, वो कैसे होगी, सुनना ध्यान से, देखो ये ऐसे होगी। अब देखो ये अपना फिनॉल था और यहां पे ये अपना प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ योर एसीटोन है, यस और नो। अब देखो यहां से रिएक्शन कैसे होती है, देखो ये लोन पे डीलोकलाइज करेगा, ये इधर, और ये पैरा पोजीशन से इस पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड खुल जाएगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन से इसलिए बिकॉज हिंड्रेंस क्रिएट हो सकता है, इसीलिए पैरा पोजीशन से ज्यादा एफिशिएंट मैनर में अटैक होगा। आया समझ, तो यहां से क्या बन जाएगा बताओ, यहां से कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया तो पक्का इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखो इस पे अटैक हुआ है, तो इस कार्बन पे अटैक हुआ है, तो इस कार्बन से 2 मिथाइल हैं, वो दिखा दो, एक पाई बॉन्ड टूट गया, जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटा इधर, तो ये ऑक्सीजन क्या हो गया होगा, न्यूट्रल। बोलो यार ये कैसा हो गया होगा, न्यूट्रल। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। डू यू एग्री और नॉट। अब उसके बाद क्या होगा, क्या ऐसा ही बन के रह जाएगा, नहीं, इसके बाद फर्दर स्टेप्स होंगे, क्या, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, यस और नो। इसने अपना एरोमेटिसिटी खो दिया, तो यहां से क्या होगा, यहां से H+ का लॉस और फिर से एरोमेटिसिटी क्या कर लेगा, ये रीगेन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो यस और नो। हम यहां तक आ गए, अभी ये मिला। अब देखो पीटीएसए जो डाला है ना, अब ये भी OH है, अब ये 3 डिग्री अल्कोहल टाइप है, ये क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल टाइप है, और थोड़ा भी H+ डालोगे तो ये बहुत ही सेंसिटिव होगा H+ के टुवर्ड्स, क्योंकि जैसे ही यहां से अगर H2 लीव करेगा तो कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, and it will be highly stable by these two methyl groups through hyperconjugation, and ये जो फिनोलिक रिंग है इससे भी स्टेबलाइज होगा वो, तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो रिएक्शन इसके बाद फर्दर भी जाएगी, यहाँ पे रुकेगी नहीं। अब ये पीटीएसए है वो इसे भी प्रोटोनेट कर देगा, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा H2O में, इसके बाद यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और फिर फिनॉल, इस पे एक और मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल आएगा और फिर उस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, फिर आपका रिएक्शन फाइनल कहलाएगा। यहीं पे रिएक्शन नहीं रुकने वाली, बिकॉज ये बहुत ही लेबाइल OH है, बिकॉज ये OH हमेशा जाना चाहेगा, क्योंकि जैसे ही जाएगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन माना जाता है, यस और नो। तो देखो यहां से फिर से इसी पीटीएसए से क्या हो जाएगा, ये भी प्रोटोनेट हो जाएगा। देखो ये H+ देगा और इसका लोन पेयर, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोन पेयर बन गए, रुक जाओ, हाँ अब सही है ना। ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ को पकड़ेगा, जैसे ही पकड़ेगा ये OH2+ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां बताता हूं मैं, देखो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। अब देखो इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, स्पॉन्टेनियस, ये चला जाएगा आराम से। उसके बाद क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा, यस और नो। अब जो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल वो आएगा और इस कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, फिर आपकी रिएक्शन फाइनल कहलाएगी। यहीं पे रिएक्शन नहीं रुकती, बिकॉज दिस OH इज वेरी लेबाइल, ये हमेशा जाना ही चाहेगा, थोड़ा सा भी H+ मिल गया ये तुरंत प्रोटोनेट होगा और टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा जो कि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, फिर दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल आके इस पे अटैक करेगा।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, फिर से इधर ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ और ये यहाँ पे पैरा पोजीशन से अटैक कर देगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, कहाँ लिखूँ, यही लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा अपना, देखो डू यू एग्री और नॉट, सबसे पहले ऐसा बन जाएगा यस और नो, क्योंकि ये जैसे ही लोन पे डोनेट किया तो फिर से ऐसी स्पीसीज जनरेट होगी, ऐसी वाली, यस और नो। तो फिर फाइनल क्या होगा, फाइनल एरोमेटिसिटी रीगेन करेगा और फिर ये भी फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इसको तो हमने पहले कर ही चुका है फिनॉल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे जाके रिएक्शन रुकेगी, जैसे ये टर्शियरी OH बना था इसके बाद कुछ और नहीं होगा, बल्कि ये बहुत ही लेबाइल OH है, ये हमेशा जाना चाहेगा। लेबाइल मतलब टेंडेंसी टू लीव, ठीक है, टेंडेंसी टू लीव, बहुत ही आराम से ये जाना चाहेगा, थोड़ा सा भी H+ मिल जाए ये OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप, बाहर जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल विल अटैक ऑन दैट कार्बोकेटाइन एंड इट विल फॉर्म, और इसको आप प्रोडक्ट कंसीडर किया जाएगा। लेकिन क्या अभी यही फाइनल प्रोडक्ट है, नहीं, रिएक्शन इसके आगे भी गई है, ठीक है। सो देखते हैं भाई क्या है। तो ये क्या था अपना, एक बार देख लेते हैं। यहां से डी था ना, डी हमने बनाया था, तो ये जो हमने बनाया वो क्या है, वो है अपना डी। सो दिस इज आवर डी, ये जो हमने बनाया वो क्या है अपना, वो डी है, यस और नो। अब देखते हैं अब इसके बाद क्या कह रहा है भाई, ठीक है। देखो नेक्स्ट पेज पे मैं लेके चलता हूं। यस और नो, इसकी रिएक्शन है NaH से, तो NaH क्या करेगा बताओ, NaH क्या होता है, एक बेस होता है, यस और नो, बेस होता है, तो ये क्या करेगा, ये H+ पकड़ेगा यहाँ से भी, और ये जो NaH होगा, बहुत सारे NH होंगे ही, तो डेफिनेटली इसको भी पकड़ ही सकता है, ये भी H चला जाएगा, बिकॉज बोथ आर एसिडिक H, यस और नो, फिनोलिक H है, NaH के प्रेजेंस में दोनों चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा स्पीसीज जनरेट होगा। काउंटर बैलेंस के लिए व्हाट, Na+, बिकॉज यहाँ से H- H+ को लेगा तो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी, बाद बाकी O- बनेगा, तो O- के पास कौन आ जाएगा, Na+ फॉर काउंटर बैलेंस, यस और नो। अब देखो अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब इसके बाद आपका ये इपॉक्साइड दिया हुआ है, यस और नो, ये इपॉक्साइड दिया हुआ है। अब इस इपॉक्साइड पे क्या होगा, इस O- का अटैक हो जाएगा, कहां पे होगा, लेस हिंडर्ड साइड पे, आप जानते हो SN2 फैशन में होगा, यस और नो, SN2 फैशन में, SN2 फैशन में क्या होता है, लेस हिंडर्ड पोजीशन पे अटैक होती है, तो ये क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। सिमिलरली इधर भी O- है, तो ये O- दूसरे इपॉक्साइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहाँ पे Cl था, ये आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, SN2 फैशन में, यस और नो। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा बताओ, और सुनना ध्यान से, जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा, एक मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है, एक मैं बना के दिखाता हूं, देखो ऐसा बन जाएगा, डू यू एग्री और नॉट। अब Na+ यहां से यहां आ जाएगा, हाँ या ना। सिमिलरली इधर भी क्या बन जाएगा, इधर भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, डू यू एग्री और नॉट, टेल मी, ऐसा ही बन जाएगा ना, हाँ या ना। देखो ये भी, इस पे हमने अटैक करवाया, ये खुला, O पे नेगेटिव आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड टूटा तो O पे नेगेटिव आएगा, O पे नेगेटिव आ गया, यहाँ भी O पे नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, अब देखो फिर से वो NGP वाली कंडीशन याद करो, क्या होता था, O नेगेटिव है, इधर क्या है, Cl है, तो ये क्या करेगा, ये अटैक यहाँ पे करेगा और यहाँ पे Cl को बाहर कर देगा, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन लग गया, और इंट्रामोलिकुलर SN2 कह सकते हो आप, तो फिर से इपॉक्साइड बन जाएगा। सिमिलरली देखो ये O- इधर अटैक करेगा और ये Cl लिविंग ग्रुप की तरह बाहर, तो फिर से इधर भी इपॉक्साइड बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट जो होगा आपका वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा,
यस और नो, ये ऐसा, ये ऐसा, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। और ये क्या है आपका, ये है आपका ई, आया समझ, दिस इज योर ई। तो अब क्या कह रहा है, अब ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है, अब ऑप्शन पे आते हैं भाई। हाँ देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज या आर करेक्ट। देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, मल्टीपल है, ठीक है, मल्टीपल है, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो देखो पहला ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ बी टू सी, बी टू सी, बी से सी जो हमने बनाया, बी से सी मतलब ये था अपना बी, ये जो ये बी यहां से यहां तक, बी टू सी involves unimolecular nucleophilic substitution reaction mechanism। unimolecular nucleophilic substitution कहने का मतलब क्या है, SN1, yes or no, nucleophilic substitution reaction mechanism कहने का मतलब क्या है, SN1, this is also known as what, unimolecular nucleophilic substitution। तो बोल रहा है क्या B से C जो बना है, क्या वो SN1 मैकेनिज्म को इन्वॉल्व कर रहा है, आंसर है yes, it will involve SN1 मैकेनिज्म। अब देखो आपने जनरली पढ़ा होगा कि यार अराइल कार्बोकेटाइन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ऑफ कोर्स अनस्टेबल होते हैं, बट होता क्या है, जब ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, ठीक है, जब ये डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन ऐसे जाती है, N2 प्लस Cl-, सबसे पहले यहां से भाई N2 गैस लीव करती है, ठीक है, N2 गैस लीव करती है और यहां से कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है, अराइल कार्बोकेटाइन, यस, दिस कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन का जनरेशन होता है और फिर उसके बाद H2O क्या करता है, सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक, ऑफ कोर्स वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, इसमें इस वेकेंट पी ऑर्बिटल में अटैक करेगा, वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH बन जाएगा फाइनली डिप्रोटोनेशन होके, और क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल बन जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स पहले कार्बोकेटाइन बना, फिर वाटर अटैक किया, तो ये ऐसा किस में होता है, SN1 में ही तो होता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है। अगर आपको नहीं पता था तो जान लो कि भाई अराइल कार्बोकेटाइन बनता है कब, जब डाइजोनियम सॉल्ट आ जाए सामने में, वाटर आ जाए, तब क्या बनता है आपका कार्बोकेटाइन, अराइल कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है और मैकेनिज्म SN1 इन्वॉल्व होता है वहां पे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना बिल्कुल करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सिमिलरली देखो, व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ऑक्साइड क्या होता है भाई, इथिलीन ऑक्साइड ये होता है, ठीक है, दिस इज योर इथिलीन ऑक्साइड, ओके। अब देखो क्या कह रहा है, रिएक्ट्स विद 1/3 इक्विवेलेंट ऑफ NH3, इट फॉर्म्स 2,2-2" नाइट्रिलो ट्रिस इथेन 1-ol। ये क्या है देखते हैं भाई, देखो ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं, लेट मी इरेज दिस पार्ट फर्स्ट। देखो क्या कह रहा है, आपके पास 1 इक्विवेलेंट ये है, ठीक है, ये है 1 इक्विवेलेंट इथिलीन ऑक्साइड इपॉक्साइड, और जो NH3 है ये है 1/3 इक्विवेलेंट। तो भाई इससे क्या होगा, सबसे पहले एक बात बताओ, अगर इसका 1/3 इक्विवेलेंट है तो इसका 1/3 इक्विवेलेंट इसके 1/3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। इसका 1/3 इक्विवेलेंट इसके 1/3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा, तो इसका 1/3 इक्विवेलेंट इसके 1/3 इक्विवेलेंट से रिएक्ट करने पर क्या बनता है देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर रिएक्शन होगी 1/3 इक्विवेलेंट ऑफ दिस इपॉक्साइड के साथ, तो देखो ये लोन पेयर सबसे पहले अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन है, कहीं पे भी अटैक करवा दो, यस और नो, तो खुल जाएगा। तो क्या बनेगा सबसे पहले देखना, ये O- और यहाँ पे किसने अटैक करा, नाइट्रोजन ने, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है, तो डेफिनेटली इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन थे, 3 हाइड्रोजन थे। अब देखो यहाँ पे O- है और यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफर, यस और नो, प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। और प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे, यस और नो। ये O- क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, जैसे ही H+ को लेगा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर शिफ्ट कर जाएगी और फाइनली ये OH में बन जाएगा और ये नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, देखो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये बन गया। अब एक बात बताओ, इसका 1 इक्विवेलेंट था, हमने 1/3 यूज किया, मतलब 1/3 अभी और यूज कर सकते हैं, यस और नो। 1/3 यूज किया ना, अभी 2/3 बचा हुआ है, 1/3 यूज्ड, हमने अभी 1/3 यूज कर लिया, तो अभी 2/3 लेफ्ट है,
यस और नो? अभी 2/3 लेफ्ट तो है ना, तो इसमें से 2/3 में 1/3 फिर से हम यूज कर सकते हैं, तो चलो 1/3 हम यूज करते हैं, फिर से 1/3 इक्विवेलेंट हम यूज कर रहे हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे, अब इसी मॉलिक्यूल में इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर डोनेटिंग पावर, तो नाइट्रोजन फिर से डोनेट करेगा। कैसे डोनेट करेगा भाई? ऐसे देखो, फिर से ये अटैक करेगा और ये खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ने फिर से इस पे अटैक करा है और यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन दिखा दो और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, हाँ या ना? फिर से देखो O पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन एक्सचेंज। तो फिर से क्या हो जाएगा आपका? ये प्रोटॉन ट्रांसफर। जैसे ही प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। यस और नो? अभी हमने 1/3 फिर से यूज किया, बचे कितने थे? 2/3, 1/3 हमने यूज कर लिया, अभी 1/3 और बचा है, तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो यूज दैट। ये कितना है बताओ? ये अभी 1/3 जो रिमेनिंग था वो हम लास्ट, अब जो 1/3 लास्ट वाला बचा था उसको यूज कर रहे हैं। फिर से देखो, अब इस नाइट्रोजन के पास अभी भी लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा? फिर से अटैक करेगा और इसको खोल देगा, हाँ या ना? तो क्या बन जाएगा? देखना जरा, यहाँ पे कुछ अब ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे एक पहले से था, फिर से नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर से अटैक करा है, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? यहाँ तक आता है समझ में? अब उसके बाद देखो फिर से वही प्रोटॉन एक्सचेंज, फाइनली ये O नेगेटिव H+ को लेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर जाएगी, और फाइनली जो आपका प्रोडक्ट होगा वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्या है? इसका नाम मैं बताता हूं। पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जब 1/3 इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ इपॉक्साइड से रिएक्ट करती है तो प्रोडक्ट ये मिलता है हमें। यहाँ पे आके आपका प्रोडक्ट खत्म होता है, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब भाई इसका नाम क्या है? तो सुनना ही, जो दिया है ना वही नाम है, ध्यान से सुनो। जब टर्शियरी अमीन होता है ना, जब भी आपका 3 डिग्री अमीन है और उससे सेम फंक्शनल ग्रुप वाले तीनों ग्रुप सेम ही है, तीनों आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग अगर लगे होते हैं, तीनों मतलब ये भी OH वाला है, ये भी OH वाला है, ये भी OH वाला है, आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप्स हैं अगर नाइट्रोजन से, तीनों आइडेंटिकल है और जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी सारे आइडेंटिकल है, तो फिर इस ये 3 डिग्री अमीन को हम नाइट्रिलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रिलो का नाम दे दिया जाता है। तो देखो इसका नाम मैं बताता हूं कैसे होगा। लेट मी रेज दिस पार्ट फर्स्ट। ठीक है, देखो अपने पास ये है, राइट? देखो यहां से नंबरिंग करो, ऑफ कोर्स OH को प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, 1 2। सिमिलरली अगर यहां देंगे तो अब 2 नहीं दे सकते, 2 डैश कर लो। सिमिलरली यहां देंगे तो 1 और ये 2 डबल डैश कर लो। तो देखो ये नाइट्रिलो जो है वो किस किस पोजीशन पे आ रहा है? एक बार 2 से जुड़ा है, एक बार 2 डैश से जुड़ा है, एक बार 2 डबल डैश से जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए बोलते हैं 2, 2 डैश, 2 डबल डैश। ओके, क्या बोलेंगे? नाइट्रिलो, नाइट्रिलो। बाद बाकी ये जो इथेनॉल वाला ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? इथेनॉल वाला। तो इथेनॉल कितने हैं? 3 है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे? ट्रिस। यस और नो? ट्रिस। अब फर्स्ट पोजीशन पे OH है तो इथेन वनॉल, क्या बोलेंगे? इथेन वनॉल, और इसका नाम यही है। आया समझ कैसे हमने नेम किया इसको? तो सबसे पहली बात सीखने वाली बात ये थी कि जब 1/3 इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया 1 इक्विवेलेंट ऑफ इपॉक्साइड से रिएक्ट करती है तो हमें जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है ये होता है, उसका नाम आपका ये है। नाइट्रिलो कब यूज होता है? जब टर्शियरी अमीन से तीनों आइडेंटिकल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप्स जुड़े हों, तब हम नाइट्रिलो वर्ड यूज करते हैं। बाद बाकी इथेन वनॉल तो आप जानते ही हो कैसे हमने दिया, बिकॉज इसको प्रायोरिटी 1 है, तो इथेन वनॉल। आया समझ? आई होप आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं भाई जो स्टेटमेंट था क्या वो सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वही बोला है। ठीक है, तो ये भी अपना बी ऑप्शन भी करेक्ट है। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट ई जो हमने बनाया उसका कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट? 10 है। क्या सच में 10 है? देखते हैं भाई।
हाँ ये था ना ई, देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट काउंट करो, यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो 2 हुए, यहाँ से 4, 2 + 4 6, 6 + 4 10, तो सही है। डीबी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये ऑप्शन भी अपना सही है, ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ बी टू सी इन्वॉल्व्स रिडक्शन, बी से सी, बी से सी नहीं, यहाँ से ए, यहाँ पे ना एक करेक्शन कर लो, यहाँ पे ए टू बी कर लो, बी टू सी नहीं, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी, बी टू सी नहीं, राइट, ए टू बी। ए से बी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, वो मिसप्रिंटिंग हो गई थी, ठीक है, तो ए टू बी कर लो। फॉर्मेशन ऑफ ए टू बी इन्वॉल्व्स रिडक्शन, ऑफ कोर्स ए से बी जब जाओगे, ए क्या था आपका नाइट्रोबेंजीन था, बी क्या है आपका एनिलीन है, तो यहाँ कैसे जाओगे, रिडक्शन, यस और नो, रिडक्शन के थ्रू ही जाओगे। अब उसके बाद एक बात बताओ, SnHCl से मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड करती है, तो ध्यान, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है कि भाई 6 इलेक्ट्रॉन और 6H+ के थ्रू, 6 इलेक्ट्रॉन 6H+ रिक्वायर्ड होते हैं इस NO2 को NH2 में बदलने के लिए, 6 इलेक्ट्रॉन 6H+, और मैकेनिज्म जो जाती है वो SET के थ्रू जाती है। SET बोले तो, अरे एक मिनट, SET बोले तो सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब एक ही बार में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, 1 by 1, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म बोलते हैं इसे, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू मैकेनिज्म जाती है, तो वही लिखा है रिडक्शन वाया SET मैकेनिज्म, ऑफ कोर्स सही बात है। एंड ट्रीटमेंट ऑफ बी विद कॉन्क NaOH इज नेसेसरी प्रायर टू आइसोलेशन ऑफ बी, मतलब बी क्या है आपका एनिलीन, तो एनिलीन मिलने से पहले आपको बी को कॉन्क NaOH से ट्रीट करना पड़ेगा, बी के आइसोलेशन के लिए, एनिलीन के आइसोलेशन के लिए, मतलब एनिलीन को अगर आप मतलब प्रोडक्ट से निकालना चाहते हो, रिएक्शन मिक्सचर से बाहर करना चाहते हो, तो पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्क NaOH के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स करना पड़ेगा, सही बात है। क्यों, क्योंकि भाई मीडियम आपका कैसा है, HCl है, मतलब एसिडिक है, यस और नो, मीडियम कैसा है, एसिडिक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो ये एनिलीन जैसे ही बनेगा वो फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके ये एनिलीनियम आयन जनरेट कर लेगा, यस और नो, क्या जनरेट कर लेगा, ये देखो, ये मैं कह रहा हूं सिंपल सी बात है, अगर मीडियम आपका एसिडिक है तो ये क्या कर लेगा, ये एनिलीनियम आयन बना लेगा, यस और नो, ये एनिलीनियम आयन बना लेगा। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो एनिलीन चाहिए, तो मीडियम तो आपका एसिडिक ही था, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, अगर आपने कॉन्क NaOH डाल दिया तो क्या होगा, फिर से न्यूट्रलाइज होके और सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके बाद क्या बन जाएगा, बच जाएगा आपका एनिलीन बच जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा, यस और नो। तो ये सही स्टेटमेंट लिखा है कि एंड ट्रीटमेंट ऑफ बी विद कॉन्क NaOH इज नेसेसरी प्रायर टू आइसोलेशन ऑफ बी, बिल्कुल सही बात है भाई, एनिलीन मिलने से पहले आपको, अगर इस एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो फाइनली आपको कॉन्क NaOH से रिएक्शन करवानी पड़ेगी प्रायर टू आइसोलेशन ऑफ बी। आया समझ, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो इसके जो आंसर्स आए वो A, B, C, D। आई होप आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। ओके देखो क्या कह रहा है, देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो पहले क्या कह रहा है। अ कंपाउंड P गिवन बिलो, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है ना, ये अपना क्या है, ये कंपाउंड P है, ठीक है, दिस इज योर कंपाउंड P इज हाइड्रोलाइज्ड यूजिंग NaOH, मतलब सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस किया गया NaOH और हीट को यूज करके, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ मिथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H2SO4, मतलब साथ में जब हाइड्रोलिसिस हो गई उसके बाद कैटालिटिक अमाउंट में H2SO4 है और मिथेनॉल भी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलता है, वो क्यू देता है, ठीक है। तो बारी बारी से क्या करते हैं, एक सीम बना लेते हैं कि क्या कह रहा है, पूरा रिएक्शन बना लेते हैं हम, एक सीम हम जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद बहुत ही आसानी से हम जनरेट कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट्स। ओके सो देखो मैं लिख रहा हूं बारी बारी से, देखो देखो क्या कह रहा है कि अपने पास ये है फिलहाल जो गिवन कंपाउंड P है वो ये है, राइट। यहाँ पे मिथाइल है। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि भाई हमने इसका NaOH और हीट को यूज करके क्या किया, हमने हाइड्रोलिसिस किया, पहला ये किया इन्होंने। फिर दूसरा काम इन्होंने जो किया है वो क्या किया है बताओ, दूसरा काम जो इन्होंने किया है वो MEOH और H2SO4 का यूज किया। H2SO4 इट इज गिवन इन कैटालिटिक अमाउंट, यस और नो। यहाँ से बनता है इसको Q,
ये था अपना P, और यहाँ से बनता है इतने मतलब इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करवाने के बाद क्या मिलता है, Q मिलता है। इज इट क्लियर? अब देखो, अब इसके बाद भी कुछ कह रहा होगा, देखते हैं अब इसके बाद क्या कह रहा है ना। हम पहले रिएक्शन सिम जनरेट कर लेते हैं। Q मिल गया, देखो क्या कह रहा है फर्दर, देखो ध्यान से पढ़ो। फर्दर Q इज ट्रीटेड विथ CH3O नेगेटिव CH3OH फॉलोड बाय LiCl यील्ड्स R। मतलब इसकी रिएक्शन अब किससे करवाई गई है, बेस से, CH3O नेगेटिव CH3OH और साथ में फिर LiCl फॉलोड बाय LiCl, यस और नो, LiCl, उसके बाद क्या मिलता है, R मिलता है। यहाँ तक क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ रहा होगा। उसके बाद देखो फिर कुछ कह रहा होगा, देखते हैं R के बाद क्या कह रहा है। R के बाद देखो, ट्रीटमेंट ऑफ R विथ सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन क्या होगा, बताओ क्या होगा सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होता है PPS3, दिस इज नोन एज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इसका इलाइड बनाना है तो यहाँ पे होता है CH2 नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, दिस इज योर फॉस्फोरस इलाइड, इसी को बोलते हैं इलाइड। ऐसे सल्फर इलाइड्स भी होते हैं, जैसे मान लो ये आ जाता Sr2 प्लस और यहाँ पे CH2 नेगेटिव, दिस इज योर सल्फर इलाइड। ऐसे ही नाइट्रोजन इलाइड भी होंगे। नाइट्रोजन इलाइड कैसा होगा, दिस इज योर नाइट्रोजन इलाइड, राइट। तो ये सब इलाइड्स कहलाते हैं, है ना। तो हमें क्या बोल रहा है कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का सबसे सिंपलेस्ट, तो सबसे सिंपलेस्ट तो यही होगा, बोलो यार, इससे सिंपलेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन ही लगे हुए हैं। कुछ मिथाइल वगैरह आएगा तो वो नेक्स्ट होमोलॉग होगा, सबसे सिंपलेस्ट तो यही होगा, यस और नो। तो इसके साथ रिएक्शन करवाने बोल रहा है आर की, कि आर रिएक्ट करता है किसके साथ, सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। आया समझ? उसके बाद क्या कह रहा है, फॉलोड बाय एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल एंड PTSA गिव्स S। ओके, मतलब क्या कह रहा है, मैं ये यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहा है कि भाई इसके बाद हमने किसके साथ रिएक्शन करवाया, किसके साथ करवाया, इलाइड के साथ, है ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इलाइड के साथ। तो PH3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। इसके बाद क्या ऐड किया इन्होंने, इसके बाद ऐड किया है इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, PTSA। यस और नो, PTSA मैं बता चुका हूं क्या होता है PTSA, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। यस और नो, स्ट्रक्चर भी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो यहां से बनता है S, यहां से बनता है S, फिर S की रिएक्शन होती है, फिर S की रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन भाई, देखते हैं S के बाद क्या बोल रहा है। S की रिएक्शन देखो, फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ S विथ O3Me2S एंड डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय H2PDC गिव्स T। मतलब S की रिएक्शन इसके बाद होती है सबसे पहले O3Me2S से। O3Me2S बोले तो ओजोनोलिसिस, यस और नो, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर डाइल्यूट NaOH भी है, और फिर फॉलोड बाय H2PDC, मतलब हाइड्रोजिनेशन भी करवाना है। क्या करवाना है जनाब, हाइड्रोजिनेशन भी करवाना है। यहां से बनता है T, फिर T की रिएक्शन हुई है। देखो ध्यान से पढ़ो पूरा क्वेश्चन, पहले हम स्टीम जनरेट कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी हम प्रोडक्ट बना ही लेंगे, है ना। तो देखो T हो गया, फर्दर T व्हेन T इज रिएक्टेड विथ NaOBr, T को जब NaOBr से रिएक्ट करवाते हो, एंड डाइएजोमीथेन फॉलोड बाय एक्वस HCl गिव्स U। मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है, सबसे पहले NaOBr के साथ, फिर दूसरा किसके साथ बताओ, डाइएजोमीथेन। क्या होता है डाइएजोमीथेन, CH2N2, फिर थर्ड एक्वस HCl, यस और नो। इसके बाद क्या मिलता है, U मिलता है। अब फिर इस U की रिएक्शन, फिर U की रिएक्शन करवाई गई है। देखो फिर लिखा होगा ट्रीटमेंट ऑफ U विथ सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर से सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यही होगा PPS3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, यस और नो, एंड रिफ्लक्स्ड विद PTSA पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड के साथ रिफ्लक्स किया गया बाय फॉलोड बाय एडिशन ऑफ 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3Li एंड देन फाइनल वर्कअप यील्ड्स V एज द मेजर प्रोडक्ट। आया समझ? तो भाई देखो अब क्या कह रहा है, U की रिएक्शन, U की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ करवानी है, वही PH3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, यस और नो। और सेकेंड क्या है, सेकेंड क्या बोल रहा है बताओ, सेकेंड बोल रहा है भाई कि किसके साथ, ट्राइफिनाइल के बाद रिफ्लक्स विद PTSA, फिर PTSA यूज किया गया है, PTSA रिफ्लक्स किया गया है PTSA के साथ। और थर्ड क्या है,
थर्ड है आपका, बताओ क्या है थर्ड, CH2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3Li, है ना, 2 इक्विवेलेंट ऑफ CH3Li, यहां से मिलता है V, और ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। तो भाई आपको बताना है कि भाई ये सब क्या है, ऐसे ही ऑप्शंस हैं कि भाई V क्या है, R क्या है, S क्या है ना। तो अब देखते हैं, अब बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस को हम कर लेंगे, सारे प्रोडक्ट्स हम बना लेंगे। तो अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन, एक और चीज ध्यान से देखो जरा, नीचे एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या दिया गया है कि जो T है अपना, T गिव्स पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट, T पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, नेगेटिव नहीं देता। T जो है वो पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको छोड़ना नहीं है, वरना हो सकता है कि हम गलत कर दें, है ना। तो ये T जो था वो क्या है, वो पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। T पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट देता है। तो देखो सबसे पहले NaOH हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा, यहां से स्टार्ट करते हैं हम, है ना, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस करो, तो ये CN किस में चला जाएगा, COH में, ये और नो COH में आ जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये बन जाएगा, यस और नो, सबसे पहले ये बन जाएगा। अब देखो होता क्या, NaOH हीट के प्रेजेंस में तो इनफैक्ट बनता क्या पता है, वो तो कार्बोक्सिलिक सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता, बिकॉज मीडियम क्या है बेसिक, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। लेकिन एट द एंड तुम्हें H2SO4 दिया है, तो वो क्या करेगा, जो नेगेटिव होगा H+ लेके यहाँ से ये COH में आ जाएगा, ये और नो, इसलिए मैंने डायरेक्ट COOH दिखा दिया। अब देखो MEOH है और H2SO4 है, H2SO4 तो खत्म नहीं हो गया होगा इसको H+ देने से, इसको H+ देने से, तो मतलब अब MEOH H2SO4 है और सामने में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो और ये कैटालिटिक अमाउंट में दिया ही हुआ था, तो क्या कर सकता है बताओ, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगी इसके प्रेजेंस में, MEOH H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ भी एस्टेरिफिकेशन और यहाँ भी एस्टेरिफिकेशन, तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो, ये बन जाएगा। एंड दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर Q, ठीक है, ये है अपना Q, आया समझ। अब Q की रिएक्शन, एक बेस है CH3O नेगेटिव CH3OH, इसके साथ करवाया गया है। तो भाई देखो अब CH3O नेगेटिव और CH3OH, बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा नेम रिएक्शन में, ये कौन सी रिएक्शन है, ध्यान से देखो और बताओ कौन सी रिएक्शन है। आपने पढ़ा है क्लेजन कॉन्डेंसेशन, क्लेजन कॉन्डेंसेशन पढ़ा है आपने, तो आपने ये भी पढ़ा होगा इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन, और उसी को बोलते हैं डिकमैन कंडेंसेशन, ये और नो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन हो जाएगा, बिकॉज दो एस्टर्स है, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, देखो ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव आएगा, इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जनाब, यहाँ पे इस कार्बन पे, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यस और नो। सबसे पहले ये बेस की तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को चुराएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव फिर इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा इस एस्टर वाले कार्बोनिल पे। यही होता था इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कॉन्डेंसेशन में, यस और नो। तो चलो हम करवाते हैं, देखो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं अब, है ना, देखो ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव है, ये COO, ये CH3। अब ये क्या कर रहा था बताओ, ये अटैक करेगा, ये नेगेटिव कहाँ पे, इस सेंटर पे, ये ऊपर फिर नीचे और यहाँ से OCH3 बाहर, यस और नो। तो देखो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये जिस पे अटैक हुआ है वो 6, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो चलो बनाओ, ये बन जाएगी, यस और नो। ये था अपना 6, अरे यार एक मिनट,
ये था 6, ये था 5, ये 4, ये 3, 2, 1। आया समझ? ये बन जाएगा। और ये क्या है अपना, और साथ में देखो 1 से क्या जुड़ा हुआ है, ये एस्टर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अब ये हमें दिखाना पड़ेगा, ये एस्टर वाला। यस और नो? अब देखो इधर ध्यान से, इसके बाद LiCl इसने ऐड किया था, LiCl। तो LiCl से अब क्या होगा, बता सकता है कोई क्या? LiCl से क्या होगा, टेल मी। LiCl से क्या होगा? देखो आपने पढ़ा होगा बीटा कीटो एसिड। जब बीटा कीटो एसिड आता था और जैसे ही आप उसको हीट करते थे तो वहां से CO2 का लॉस होता था और बोलते थे आपकी डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। यस और नो? सिमिलरली जब बीटा कीटो एस्टर्स हो, क्या हो, जब बीटा कीटो एस्टर्स हो, देखो ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, तो जब बीटा कीटो एस्टर हो और सामने में लिथियम मतलब लिथियम हैलाइड हो, लाइक LiCl, LiBr और LiI, ये होता है, तो यहाँ पर भी डिकार्बोक्सिलेशन होती है और इस डिकार्बोक्सिलेशन को बोलते हैं क्रेप्चो डिकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं जनाब? क्रेप्चो डिकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, यहां भी डिकार्बोक्सिलेशन होगी जब बीटा कीटो एस्टर के सामने लिथियम हैलाइड्स आ जाए, लाइक LiCl, LiBr, LiI, तो फिर क्रेप्चो डिकार्बोक्सिलेशन होती है। कैसे होती है मैं बताता हूं, सुनना ध्यान से। देखो Cl- क्या करता है, Cl- इस CH3 पे अटैक करता है और उसके बाद जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है OCH3 के बीच में, वो इधर पाई में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव C डबल बॉन्डों के साथ स्टेबलाइज्ड होगा। तो इस वे में क्या होता है, यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, CO2, क्योंकि जैसे ही CH3 पे अटैक करेगा तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड था वो टूटेगा और वो पाई में कन्वर्ट होगा। पहले से C डबल बॉन्ड है, वो है, एक और C डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव, और फाइनली वो मिथेनॉल तो था ही आपके रिएक्शन मिक्सचर में, CH3O- CH3OH लिया था, मिथेनॉल से वो प्रोटोनेट होके ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे वो H+ ले लेगा मिथेनॉल से, और फाइनली ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ये बन जाएगा। और इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है R। देखो आप, इसको क्या नाम दिया गया, R। R की रिएक्शन PPH3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव के साथ करवाई गई है। और उसके बाद क्या है, इथिलीन ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ PTSA। PTSA इज जस्ट अ सोर्स ऑफ एसिड। ये क्या करता है, H+ देने का काम करता है ताकि किसी सेंटर को, कार्बोनिल सेंटर को एक्टिवेट कर सके। यस और नो? तो PTSA क्या होता है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले तो PPH3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव से विटिक रिएक्शन, यस और नो, कार्बोनिल पे एल्डिहाइड या कीटोन्स पे हम करवाते हैं, विटिक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। उसके बाद इथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह है। तो देखो सबसे पहले तो इसका करवाते हैं विटिक। देखो एक बात बताओ आप मेरे को, कंसिडरिंग 1 इक्विवेलेंट, क्योंकि उसके बाद इथिलीन ग्लाइकॉल भी है, तो अगर दोनों कार्बोनिल सेंटर पे अगर आप विटिक करवा दोगे तो फिर इथिलीन ग्लाइकॉल का यूज कहां करोगे, वो तो प्रोटेक्शन के काम में आता है ना, तो उसका यूज कहां करोगे, आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हमें जो विटिक रिएक्शन करवानी है किसी एक साइड पर, इधर दिस और ऑन दिस साइड। आया समझ? तो किसी एक साइड पे करवानी है। तो देखो क्या दिया हुआ है, PH3P पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। अब एक बात बताओ मेरे को, आप कहाँ लगता है, आपको क्या लगता है कहाँ पे हम विटिक करवाएं, या इस सेंटर पे या इस सेंटर पे, कहाँ करवाऊं, मतलब विटिक रिएक्शन कहाँ करवाऊं मैं? तो आपने पढ़ा होगा यार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होते हैं वो अगर जितना लेस हिंडर्ड साइट हो, जितना लेस हिंडर्ड हो उतना फेवरेबल होता है। यस और नो? तो बताओ दोनों कार्बोनिल में से ज्यादा हिंडर्ड कौन है? तो ऑफकोर्स आप बोलोगे यार ज्यादा, ये मोर हिंडर्ड कार्बोनिल है, ये मोर हिंडर्ड कार्बोनिल है। यस और नो? ये मोर हिंडर्ड है। तो ये CH2 नेगेटिव PPH3 पॉजिटिव कहां अटैक करना चाहेगा, पक्का यहां अटैक करना चाहेगा, इस कार्बोनिल पे, बिकॉज ऑफ लेस हिंड्रेंस। यस और नो? तो यहां से क्या हो जाएगी, यहां से इस विटिक रिएक्शन हो जाएगी, इस कार्बोनिल के साथ विटिक रिएक्शन, और फाइनली आपको पता होगा कि ये POPH3 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 रह जाता है, अल्कीन बन जाता है। यस और नो? आपने पढ़ा होगा पूरा मैकेनिज्म, मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, आई होप कि आपको मैकेनिज्म आता है। तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो? अब इसके बाद देखो क्या लिया गया है, अब इसके बाद देखो OH और PTSA, ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा किसका, अब इस कार्बोनिल का प्रोटेक्शन कर देगा। यस और नो? तो क्या बन जाएगा, आप जानते हो ये भी रिएक्शन बहुत आराम से आपने पढ़ा होगा।
यस और नो, ये बन जाएगा, हाँ या ना। ये क्या है अपना, देखते हैं ये क्या है, ये है आपका S, ये है क्या S, है ना, ये S है, ये S है। अब S की रिएक्शन आगे करवाते हैं, फिर बनाते हैं T, और ध्यान रहे T क्या दे रहा है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो चलो S के बाद, सॉरी देखो कहाँ गया वो, हाँ इधर। तो अब देखो भाई, तो अब S की रिएक्शन किसके साथ, O3Me2S के साथ, फिर डाइल्यूट NaOH, फिर H2PDC। तो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ, O3Me2S के साथ। सबसे पहले O3Me2S क्या करेगा, ओजोनोलिसिस कर देगा, यहाँ O यहाँ O, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये और नो। फिर से कुछ ऐसा जनरेट हो जाएगा सिस्टम अपने पास, ऐसा ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद क्या है, डाइल्यूट NaOH। बताओ डाइल्यूट NaOH क्या करेगा, डाइल्यूट NaOH क्या कर सकता है इसके साथ, पक्का ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, अटैक तो कर नहीं सकता, अटैक करने से कोई फायदा होता नहीं है। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है तो यहाँ से ये क्या करे, एसिडिक प्रोटॉन चुराए, नेगेटिव बनाए, और इसी खुद के मॉलिक्यूल के कार्बोनिल पे अटैक कर दे, मतलब सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कर दे। यही कर सकता है डाइल्यूट NaOH, यस और नो। तो चलो करवाते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, तो वो करवाते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ ये वाला H पकड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, और वो नेगेटिव दूसरे कार्बोनिल पे अटैक करेगा। इस पे मैं यहीं पे करवा देता हूँ, ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। और फाइनली अल्डोल कंडेंसेशन में डिहाइड्रेशन होके इवन सीबी मैकेनिज्म से जो बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेशन होती है, वहां से क्या बन जाएगा, मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन का, तो वो ये बन जाएगा, देखना। है ना, देखो ये बन जाएगा, ये और नो, डू यू एग्री और नॉट। और ये क्या है अपना, ये है अपना टी, ये है अपना टी। बट रिमेंबर उसने क्या बोला था कि भाई जो टी बना है ना वो क्या करता है, सॉरी अभी 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 टी नहीं बना, H2PDC अभी बाकी है, H2PDC अभी बाकी है, H2PDC अभी बाकी है भाई। तो H2PDC के प्रेजेंस में क्या होगा, कहाँ गया, हाँ H2PDC के प्रेजेंस में क्या होगा, H2PDC के प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा, यस और नो, ये जो डबल बॉन्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कैसा स्ट्रक्चर जनरेट होगा, ऐसा स्ट्रक्चर जनरेट होगा। यस और नो, ये है आपका टी, है ना, ये टी नहीं था, ये टी नहीं था, ये है आपका टी। और उसने बोल रखा था टी जो है वो क्या देता है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देता है। बट आप ही बताओ क्या ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे पाएगा क्या, आंसर है नहीं, कहीं से हमें मिथाइल कीटो वाला ग्रुप नजर नहीं आ रहा है। तो ये तो भाई पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं। अगर ये पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ही नहीं तो मतलब अपना ये टी है ही नहीं। और टी कहाँ से आया, एस से आया है। तो अगर एस से अगर टी हमने ऐसा बनाया है तो मतलब ये प्रूफ हो रहा है कि एस भी हमारा गलत है, क्योंकि हमने यहाँ से सब कुछ सही किया है। एस हमारा गलत है तभी मतलब ऐसा टी आया जो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। तो अब देखते हैं भाई एस में हमने क्या गलती की, उसको हम करेक्ट करते हैं। ये तो टी नहीं है, ये तो टी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये टी। अगर ये टी होता तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट पक्का देता, ये हेलोफॉर्म टेस्ट दे नहीं रहा है, मतलब ये टी है नहीं। तो भाई एस में अब करेक्ट करते हैं। एस क्या था अपना, ये है एस, एस ये है ना। चलो देखते हैं भाई, देखो एस जो था अपना वो ये है ना। अब ये कैसे बना था, सबसे ये लास्ट वाला स्टेप जो था वो था इथिलीन ग्लाइकोल और पीटीएसए के साथ। तो जो पीटीएसए है ना उसके प्रेजेंस में क्या हो जाए, उसके प्रेजेंस में ये हो सकता है, ये पीटीएसए जो है, जो इथिलीन ग्लाइकोल और पीटीएसए जो हमने डाला था ये बनाने से पहले, यहाँ पे प्रोटेक्शन करने से पहले, तो रिमेनिंग पीटीएसए के साथ क्या हो सकता है, ये तो भाई ये तो एसिड सोर्स है, बोलो यार, ये तो एसिड सोर्स है, एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो,
एक मिनट रुक जाओ भाई। पीटीएसए क्या होता है? पीटीएसए हमारा ये होता है ना, पीटीएसए हमारा ये होता है। तो अब एक बात बताओ मेरे को आप, ये क्या कर सकता है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड इस H+ को ले सकता है यहाँ से, और ये इधर बाहर, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अल्कीन H+ को लेगा तो यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होके क्या होगा बताओ? देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यहीं पे थोड़ा सा मतलब क्लिक करना था आपको कि भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये मिथाइल एज इट इज। अब उसके बाद देखो, चाहे आप इधर से H+ रिमूव करो, है ना, या ऊपर से H+ रिमूव करो, बात बराबर ही है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इधर से H+ को रिमूव करवाता हूं, है ना, एलिमिनेशन टाइप। यहां से H+ रिमूव हुआ और क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ऐसा बन जाएगा, यहां पे ये ऐसा बन जाएगा। अगर हम अब इसको S माने, अब यहां से अगर T बनाया जाए तो अब हमारा सब कुछ सही जाएगा। अब देखो, इसका अब ओजोनोलिसिस था, याद करो, इसका ओजोनोलिसिस था। तो अगर इसका ओजोनोलिसिस था तो अब करवाओ ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस हमने करवाया, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यार, क्वेश्चन लेंदी है तो टाइम लगेगा, है ना, एक एक चीज एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा। तो आपको भी टाइम लगा होगा, बिकॉज क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। मुझे समझाने में तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, आपने जल्दी जल्दी भी कर लिया होगा, बहुत अच्छी बात है अगर कर लिया है तो। नहीं, कैसा होगा भाई, बताओ कैसा होगा ये ऐसा, और ये ऐसा आ जाएगा, हाँ या ना। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, डाइल्यूट NaOH के साथ थी। अब बताओ, डाइल्यूट NaOH अल्डोल कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। वो भी कैसा अल्डोल करेगा, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल। क्या होगा, डाइल्यूट NaOH यहाँ से प्रोटॉन चुराएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इंट्रामोलिकुलर, यस और नो, और ये नेगेटिव एल्डिहाइडिक सेंटर पे अटैक करके और इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कर देगा। अब बताओ कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अगर 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी तो चलो बनाओ भाई, कैसे रिंग बनेगी वो बनाओ। देखो तो ऐसी रिंग बन जाएगी अपने पास, यहाँ पे मिथाइल था, वो मिथाइल लगा लेना। देखो ये था अपना 1 से ये मिथाइल कीटो वाला ग्रुप था, वो हमने अटैच कर दिया, यस और नो। बाद बाकी ये क्या है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, एट द एंड डिहाइड्रेशन, यस और नो, E1CB मैकेनिज्म से। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, E1CB मैकेनिज्म से ये बाहर चला जाएगा। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। यस और नो। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ थी, H2PDC। H2PDC क्या करेगा बताओ, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, किस में, सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा ये। तो फिर से कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फिर से कुछ ऐसा बन जाएगा। ये है अपना T। अब देखो इस T में आपको साफ साफ मिथाइल कीटो ग्रुप दिख रहा है, ये पक्का ही हेलो फॉर्म रिएक्शन आराम से दे सकता है, यस और नो, और ये पॉजिटिव टेस्ट भी देगा बिकॉज ऑफ दिस मिथाइल प्रेजेंस ऑफ मिथाइल कीटो ग्रुप। आया समझ। सो ये है अपना T। S क्या था, S में ये S नहीं था, बल्कि हमें थोड़ा सा आइसोमेराइजेशन करवाना था और यहां तक जाना था। अगर यहां तक पहुंच गए तो फिर आ गया हमारा T, और ये क्या बन सकता है, ये क्या दे रहा है, पॉजिटिव हेलो फॉर्म टेस्ट दे ही रहा है। अब देखते हैं भाई T की रिएक्शन किसके साथ थी, देखते हैं। T तो हमें पता चल गया, T की रिएक्शन अब है NaOBr। NaOBr बोले तो Br2 प्लस NaOH, यस और नो, Br2 प्लस NaOH। उसके बाद है CH2N2, फिर एक्वस HCl। चलो भाई देखते हैं, करवाते हैं। हाँ कहाँ गया ये, अब इसकी रिएक्शन करवाते हैं। देखो
सबसे पहले अगर मैं NaOBr या Br2 प्लस NaOH डालूं तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले यहाँ से CHBr3 बाहर, CHBr3 PPT बन जाएगा, हेलो फॉर्म रिएक्शन, अरे बोलो हाँ या ना, प्लस साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, एसिड बन जाएगा, हाँ या ना। ये सब तुमने बहुत पढ़ रखा है, तो मैकेनिज्म में नहीं बता रहा हूँ वरना और वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये बन जाएगा, ये और नो। अब उसके बाद दिया गया है CH2N2, CH2N2 को ही डाइएज़ोमीथेन बोलते हैं। CH2N2 आपने पढ़ा होगा कि भाई ये दोनों तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। जैसे गिग्नार्ड एजेंट बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है, ऑन द सेम वे सिमिलरली ये भी क्या हो सकता है, CH2N2 जो डाइएज़ोमीथेन है आपका, वो भी क्या कर सकता है, बेस की तरह और न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर इसके सामने कोई एसिड वाला ग्रुप आ जाता है, एसिड सेंसिटिव, लाइक मतलब ये क्या बोलते हैं, ये COH आ जाए, ठीक है, या फिनोलिक OH आ जाए, तो ये उस केस में ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये बेस की तरह बिहेव करता है। कैसे कर सकता है बेस की तरह बिहेव, देखो इसका स्ट्रक्चर बनाओ आप। CH2N2 कैसा होगा, CH2N2 ऐसा होगा जनाब, यस और नो, दिस इज योर CH2N2। अब इसका क्या करो आप, रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ। तो ये रेजोनेटिंग फॉर्म जैसे ही बनाओगे तो फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, CH2 नेगेटिव और यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज CH2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव, इसीलिए CH2N2 लिखा हुआ है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे जो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगी, इस H+ को पकड़ेगा और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ सिग्मा बॉन्ड है OH के बीच में, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना। ये ऐसा बन जाएगा, डू यू एग्री और नॉट। अब अगर ऐसा बन गया, इसके बाद एक बात बताओ, जैसे ही CH2 नेगेटिव ने H को लिया तो अब ये क्या बन चुका होगा, CH3N2, यस और नो, CH3N2 पॉजिटिव। तो मतलब साथ में बाहर क्या निकला, CH3N2 पॉजिटिव। अब N2 आप जानते हो, N2 पॉजिटिव एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यस और नो, बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये O नेगेटिव क्या करेगा, अब जैसे ही N2 पॉजिटिव दिखेगा इसको, ये तो लिविंग ग्रुप है, ये O नेगेटिव इस पर अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से और इसको भगा देगा, हाँ या ना। तो देखो क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से CH2N2 के प्रेजेंस में क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो ये एस्टर बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, यस और नो। अब देखो, अब इसके बाद क्या दिया गया है, अब इसके बाद एक्वस HCl था, ये यस और नो याद करो, देखो मैं दिखा देता हूं आपको, क्या था, एक्वस HCl, देखो कहाँ गया, हाँ एक्वस HCl, ये देखो एक्वस HCl भी था। तो एक्वस HCl था, तो अब एक्वस HCl के साथ करवाते हैं ना। तो एक्वस HCl किस काम में आएगा बताओ। एक्वस HCl जनरली ये जो प्रोटेक्टेड डायोल्स होते हैं, प्रोटेक्टेड डायोल्स होते हैं, जो ये जो बनता है, ये जो 5 मेंबर की रिंग है आपकी, जिससे कीटोन को हम प्रोटेक्ट करते हैं यूजिंग डायोल्स, तो इसको डी प्रोटेक्ट करने के काम में आता है कौन, एक्वस HCl जनरली इसको डी प्रोटेक्ट करता है। तो इसको डी प्रोटेक्ट कर देगा, तो डी प्रोटेक्ट कर देगा तो फिर से ये कीटोनिक फॉर्म में आ जाएगा, बोलो यार। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OCH3 और यहाँ पे ये ऐसा आया समझ, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या था, तो ये अपना क्या है, एक्वस HCl के बाद ये क्या है अपना, ये अपना है TU, ये क्या था अपना, U था, U। इतना करवाने के बाद जो हमें मिला U। अब U की रिएक्शन PPS3 वही सिंपलेस्ट, PPS3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव के साथ करवानी है, सिंपलेस्ट इलाइड ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फिर PTSA के साथ, फिर CH3Li2 इक्विवेलेंट। तो अब करवाते हैं U की रिएक्शन। देखो U क्या था अपना, अभी हमने बना लिया, दिस इज आवर U, यस और नो। कैन आई इरेज दिस पार्ट, ऑफ कोर्स आई कैन इरेज, ठीक है, बिकॉज आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। देखो तो अब U की रिएक्शन करवाते हैं भाई। U क्या है अपना, U ये है, सबसे पहले किसकी रिएक्शन करवाई गई है, PPS3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव। बताओ
अब एस्टर के साथ तो इसकी रिएक्शन होती नहीं है, ये तो विटिक रिएक्शन बस एल्डिहाइड और कीटोन पे होती है, यस और नो। एस्टर वगैरह पे टी बेस रिएजेंट वगैरह यूज होता है, वो अब हमारे सिलेबस में है नहीं, जेई के सिलेबस में नहीं है, तो वो सब छोड़ो। यहाँ पे कार्बोनिल पे किसकी रिएक्शन हो जाएगी, इसकी PPH3 पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, विटिक रिएक्शन क्या बन जाएगा, POPH3 बाहर और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। आपने मैकेनिज्म पढ़ रखा है आई होप, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसके बाद क्या था, अब इसके बाद था क्या बताओ, अब इसके बाद था आपका PTSA, अब इसके बाद क्या था, PTSA था। तो PTSA के प्रेजेंस में क्या होगा बताओ, PTSA के प्रेजेंस में क्या होगा, याद करो अभी कुछ देर पहले हमने करवाया था, ये जो अपना ये है डबल बॉन्ड, ये क्या कर जाएगा, आइसोमेराइज कर जाएगा, फिर से किसमें, ये क्या करेगा H+ लेगा यहाँ से, फिर से टर्शियरी कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये ऐसा, और यहाँ पे ये ऐसा, आया समझ। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से आप H+ लॉस करवा दो, आइसोमेराइजेशन ये किसके लिए दिया हुआ है, ये PTSA जो दिया हुआ था यहाँ पे, वो आइसोमेराइजेशन के लिए दिया हुआ है, ये आइसोमेराइजेशन के लिए दिया हुआ है। अब फाइनल स्टेप क्या था, फाइनल स्टेप था CH3Li2 इक्विवेलेंट, CH3Li2 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करवाना है। तो बताओ अब ये कहाँ अटैक करेगा, ऑफ कोर्स इसके पास पार्शियल नेगेटिव है, अगर इसके पास पार्शियल नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, इस कार्बोनिल पे पार्शियल पॉजिटिव है, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर फिर नीचे और यहाँ से OCH3 बाहर। तो सबसे पहले OCH3 बाहर होगा तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे CH3 अब आ चुका होगा, यस और नो, ऐसा बन जाएगा, फिर से कीटोनिक फॉर्म में आ गया। अभी एक इक्विवेलेंट हमने इसका यूज कर लिया, अभी एक और इक्विवेलेंट बाकी है, तो एक और इक्विवेलेंट आएगा और इस कीटोनिक साइड पे अटैक कर देगा, CH3Li पार्शियल नेगेटिव, ये इस पे अटैक करेगा, ये खुल जाएगा, जैसे ही खुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये O नेगेटिव और यहाँ Li पॉजिटिव, यस और नो। और फाइनल बोल रहा है कि फाइनल वर्कअप भी करवाना है, तो फाइनल वर्कअप के से क्या होगा, O नेगेटिव OH में आ जाएगा, यस और नो, H+ आ जाएगा यहाँ पे वर्कअप करवाने के बाद, है ना। वर्कअप करवाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, एंड दिस इज आवर B एज द मेजर प्रोडक्ट। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है, आई एग्री, बट बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको इस क्वेश्चन से, ठीक है। देखो भाई अब आते हैं ऑप्शंस पे, ऑप्शंस क्या कह रहा था, चलो ऑप्शन पे आते हैं। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज या आर करेक्ट, क्या V ये है, तो हाँ बिल्कुल हमने यही बनाया है, अभी देखो आप, हमने यही बनाया है, देखो देखो V, दिस इज आवर V, यस और नो, यही बनाया हमने, तो बिल्कुल सही है हमारा V। उसके बाद क्या कह रहा है भाई, R इज दिस, क्या R ये हमने बनाया है, तो देख लेते हैं भाई R क्या था, R क्या था भाई, R कहाँ गया R, देखो दिस इज R, है ना, तो हाँ वही है, बिल्कुल वही है जो ऑप्शन में दिया हुआ है, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है अपना, ये भी सही है, B इज ऑल्सो करेक्ट। क्या बोल रहा है S क्या ये है, क्या S ये है क्या, S देखते हैं भाई S क्या है, S ये तो हम लाए थे पहले, लेकिन ये क्या था, ये गलत हो गया था हमारा, बिकॉज यहाँ से जो T मिला था वो हेलो फॉर्म नहीं दे रहा था, तो फिर हमने इसको आइसोमेराइज करवाया था, उसके बाद जो आया था वो ये था करेक्ट S, ये था करेक्ट S, है ना। तो S ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ये तो S नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये S नहीं है, बिकॉज आइसोमेराइज प्रोडक्ट इज आवर S, यस और नो। ये डबल बॉन्ड आइसोमेराइज करवाने के बाद हमारा S आया था। फिर बोल रहा है D नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर V इज 8, V के लिए ये V है अपना, इसके लिए नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 8 होंगे क्या, तो देखो आप ये अनसिमेट्रिकल है सबसे पहले, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, फिर ये भी कायरल, सॉरी ये नहीं है, ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये जरूर है ना, ये कायरल सेंटर जरूर है और ये भी कायरल सेंटर, और साथ में ये स्पाइरो यूनिट है, तो स्पाइरो यूनिट खुद में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती है, तो अनसिमेट्रिकल है, 2 टू द पावर n लगाओ आप, n इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो कितने हो गए, 2 कायरल सेंटर और एक स्पाइरो यूनिट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हुए, 3, तो 2 टू द पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो सही है ना। तो ABD इज द करेक्ट आंसर, आया समझ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, A है, A has molecular formula C9H12O2 which contains 3 methyl groups and gives positive FeCl3 test, ओके, मतलब फिनॉल टाइप है कुछ,
है ना, डज नॉट फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू अदर आइसोमर। मतलब सबसे पहले आपके पास तो C9H12O2 दिया हुआ है ना, अगर C9H12O2 दिया हुआ है तो सबसे पहले इसका dB कैलकुलेट कर लो भाई, हाफ ऑफ 2C+2 माइनस M+T। ठीक है, हो सकता है आपने अलग फॉर्मूला याद कराओ, आपकी मर्जी। हाफ ऑफ 2 इंटू कार्बन कितने हैं भाई 9 प्लस 2 माइनस मोनोवेलेंट एटम्स 12, है ना, ट्राइवेलेंट 0 ही है तो उसको 0 कंसीडर करो। 2 9 18, 18 प्लस 2 20, 20 माइनस 12 8, 8/2 4। तो डीबी क्या आ गया 4। 4 जैसे ही आया मतलब बेंजीन तो हम पक्का बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना, ये बेस यूनिट तो रहेगा ही रहेगा। अब क्या बोल रहा है, ये 3 मिथाइल ग्रुप है और साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं हो रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है देखो। तीन मिथाइल ग्रुप हमने बना दिया, कुछ ऐसे हमने बना दिया, है ना। अगर ऐसे हमने बना दिया तो अब क्या क्या बचा, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही बचा और डीबी तो फुलफिल हो चुका है। हम कितने डीबी जो 4 था वो तो हमने फुलफिल कर ही दिया और यहाँ पे बचा क्या, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, OH यहाँ भी लगा सकते हैं और OH यहाँ भी लगा सकते हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है। बट क्या ये सही अपना कंपाउंड है, ए आंसर है नहीं। क्यों, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। बोल रखा है कि भाई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो मतलब ऑर्थो पे 2 OH तो नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो अब सवाल उठता है भाई मेटा वाला, है ना, तो एक बार मेटा वाला बना के देखते हैं। तो भाई इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब नहीं होगा, अब बहुत सारे पॉसिबिलिटी, एक मिथाइल यहाँ दिखा दो, यहाँ दिखा दो, और ऐसे ही तुम मिथाइल की पोजीशन और चेंज कर सकते हो। अब मैं डायरेक्ट फाइनल पॉसिबिलिटी तुम्हें बताता हूँ कि देखो एक ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि भाई OH जब पैरा पे आ जाए, है ना, OH जब पैरा पे आ जाए तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, यस और नो, और 3 मिथाइल ग्रुप्स भी आ गए, डीबी 4 था वो भी फुलफिल हो गया। तो अब इन दोनों में से किसको सेलेक्ट किया जाए, तो ध्यान से देखो, एक और इसने हिंट दिया है, हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट है, तो इन दोनों में से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। ये जो पैरा हाइड्रोक्सी है ना, हाइड्रोक्विनॉन, दिस इज रेसोर्सिनॉल, तो हमेशा हाइड्रोक्विनॉन की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आती है कंपेयर टू रेसोर्सिनॉल। तो मतलब जो आपका जो फाइनल कंपाउंड है, जो ए है आपका, वो ये पैरा वाला है, ना कि ये मेटा वाला। आया समझ, कैसे हमने डिसाइड करा, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे। तो ये है आपका, आया समझ। अब आप 3 मिथाइल्स को कैसे भी अरेंज करोगे, OH के बगल में एक पोजीशन हमेशा खाली बचेगा ही बचेगा, आप अरेंज करके देख सकते हो। तो मैं इस कंपाउंड को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब आगे। उसके बाद CHCl3 KOH के साथ रिएक्शन है, तो बताओ कौन सी रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा। फिर Ac2 है, तो खैर पहले देखते हैं। मतलब अपना ए जो कंपाउंड है वो ये है, ठीक है, ऐसे भी आप दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है। OH के बगल में एक पोजीशन खाली बचेगा ही बचेगा। इसकी रिएक्शन किसके साथ, CHCl3 KOH के साथ। बताओ क्या होगा रिमर-टिमन में, रिमर-टिमन में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा, फॉर्माइलेशन हो जाता है, हाँ या ना। तो ये OH, यहाँ पे CHO, यहाँ पे क्या, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OH। अब इसकी रिएक्शन Ac2O से है। Ac2O क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, यही होता है, यस और नो, ये एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आएगा, इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर, फिर ये नीचे और यहाँ से ये बाहर, एसिटाइलेशन हो जाएगा, यस और नो, एसिटाइलेशन। सिमिलरली इस OH का भी हो जाएगा, बिकॉज अगर ये ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक कर सकता है तो ये भी कर सकता है ना। तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, आई होप यू एग्री। अब देखो, अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, अब उसके बाद देखो ये दिया हुआ है, फिर से वही विटिक टाइप रिएजेंट है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई बॉन्ड हटा के,
ऐसे भी लिख सकते हो, यस और नो, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब देखो इसके साथ रिएक्शन करवानी है किसकी, इसकी, इस कंपाउंड की इसके साथ रिएक्शन करवानी है। और यहां पे क्या है, नेगेटिव। तो क्या होगा बताओ, ये यहां से POPH3 बाहर, ठीक है, और बाद बाकी यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये वाला ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो देखो ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है, आई होप यू नो द मैकेनिज्म, ठीक है, मुझे पता है आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो डायरेक्ट हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, देखना मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ये बन जाएगा, है ना, देखो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आया समझ। देखो अब मैंने यहाँ पे ये जो अल्कीन है ना वो ई बनाया है, मतलब ट्रांस कन्फर्मेशन में बनाया, या ई बोल सकते हो आप, जेड नहीं बनाया हमने, ई बनाया। ई इसलिए बनाया है, देखो जब ये जो इलाइट्स होते हैं ना, फॉस्फोरस इलाइट्स लाइक PH3 पॉजिटिव और यहाँ पे C, अब यहाँ पे मान लो लेट से एक जेड ग्रुप है और एक H है और यहाँ पे नेगेटिव है। अगर जेड आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो जो अल्कीन बनता है वो ई फैशन में बनता है, और अगर जेड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक मिथाइल, इथाइल और एटसेट्रा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो फिर जेड फैशन में बनता है। तो ये क्या है, ये COCH3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यस और नो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए ई फैशन में बनता है, इसीलिए मैंने ई बनाया है। ओके, यहां तक आया समझ में। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद C बन गया, हमने जो अभी बनाया वो C बन गया, फिर H2PDC के साथ रिएक्शन, फिर इसके साथ 5 इक्विवेलेंट, ये जो एसिटाइलाइड किग्नाट रिएक्शन दिया हुआ है उसकी 5 इक्विवेलेंट है उसका, फिर H2O के साथ है और फिर D बनता है। देखते हैं भाई, ये जो अभी हमने बनाया वो C है, ये जो हमने बनाया दिस इज योर C, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करवाई गई है H2PDC के साथ, क्या होगा बताओ, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाँ या ना। तो अगर ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले ये बन जाएगा, मिथाइल लगाना मत भूलना गाइस, यहाँ मिथाइल था, यहाँ मिथाइल था। ये बन जाएगा, हाँ या ना। अब इसकी रिएक्शन फिर से करवाई गई है किसके साथ, गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ये सोनो कौन सा गिग्नार्ड रिएजेंट है, ये वाला एसिटाइलाइड वाला, कितना है ये 5 इक्विवेलेंट है, ये सोनो कितना है ये 5 इक्विवेलेंट है। तो अब 5 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो क्या होगा भाई और कैसे होगा। ये OCO-CH3 आ गया, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये है आपका, और यहाँ पे फिर से OCO-CH3 है, यहाँ पे ये मिथाइल, यहाँ पे ये मिथाइल, यहाँ पे ये मिथाइल। अब देखो इसकी रिएक्शन है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव होगा, हाँ या ना। ये कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है, 1 मोल यहाँ पे जाएगा, 1 इक्विवेलेंट, बाद बाकी बताओ ये 5 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, तो 5 इक्विवेलेंट कैसे यूज होगा, 1 इक्विवेलेंट यहाँ यूज हुआ। अब जब ये गिग्नार्ड रिएजेंट मान लो यहाँ आया, यहाँ भी अटैक करेगा भाई, एस्टर है तो यहाँ भी अटैक कर सकता है बिल्कुल, हाँ या ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऊपर आएगा, फिर ये नीचे, और यहाँ से ये बाहर, हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ भी आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये ऊपर, ये नीचे, और यहाँ से ये बाहर। आया समझ। तो फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली आपका कुछ ऐसा बनेगा,
ये कुछ ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना। तो भाई अभी तक हमने कितने इक्विवेलेंट यूज किए, तो एक इक्विवेलेंट हमने यहाँ यूज किया, यहाँ यूज किया और यहाँ, अभी तक तो 3 ही इक्विवेलेंट यूज हुए। तो अब 2 इक्विवेलेंट कहाँ गया, 2 इक्विवेलेंट भी यूज होगा। कैसे यूज होगा जरा सुनना ध्यान से। जब इसने इस पे अटैक करा तो ये क्वांटिटी तो बाहर गई, तो यहाँ से वो नेगेटिव तो इधर आ गया, तो बाद बाकी बाहर क्या निकला, बाहर तुम्हें ये निकला, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या आ जाएगा, ये यस और नो, क्योंकि इसने इस पे अटैक करा था तो ये बाहर निकला। अब ये भी तो कीटोन है, तो इस पे भी तो अटैक होगा फिर से फर्दर गिगनार्ड रिएजेंट का, यस और नो। ये जो साइड प्रोडक्ट जो बाहर निकला उस पे भी तो अटैक होगा, तो यहाँ अब ये फोर्थ इक्विवेलेंट यहाँ कंज्यूम होगा। सिमिलरली यहाँ से भी फिर से एक और ये 2 निकलेगा, मतलब यहाँ से भी सेमी यूनिट बाहर आएगी, तो ये 2 आएगा, तो इस दोनों पे एक एक करके यूज हो जाएगा, तो 3 इधर यूज हुए, 2 इस पे यूज हो जाएगा, तो टोटल 5 इक्विवेलेंट यूज हो गए। आया समझ, ये 2 कैसे आया, यहाँ से 1 यूनिट, यहाँ से 1 यूनिट, तो 2 यूनिट पे ये कीटोन टाइप है, तो भाई एक एक दोनों यूनिट पे कंज्यूम हो जाएगा, तो इधर 3 हुए, इधर 2 हुए, तो टोटल 5 इक्विवेलेंट कंज्यूम हो गए। आया समझ यहाँ तक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखो, अब फाइनली वाटर के साथ रिएक्शन था, यस और नो, देखो हाँ या ना, ये किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन था, तो जहाँ जहाँ O नेगेटिव है वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा जनाब, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये OH, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये CH3, ये OH, ये ऐसा, हाँ या ना, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, फिर से ये OH आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये क्या है अपना जो हमने अभी बनाया, वो क्या है, वो है D, जो हमने बनाया वो क्या है, D की रिएक्शन एक्वस HCl से और फिर Ac2O से है। तो चलो D की रिएक्शन देखते हैं भाई, ये है अपना D। अब D की रिएक्शन एक्वस HCl से, अब HCl एसिडिक मीडियम है, तो क्या करेगा, ये लोन पेयर क्या हो सकता है, प्रोटोनेट होगा। जैसे ही प्रोटोनेट होगा ये OH2 पॉजिटिव में बनेगा। अब इन OH को प्रोटोनेट करके भी क्या करोगे, ये बाहर थोड़ी ना जाएगा, यस और नो, अराइल कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा, यहाँ पे डाइजोनियम थोड़ी ना है कि अराइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो इन OH को प्रोटोनेट नहीं करना, इस OH को करेंगे तो यहाँ से टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ या ना, वो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन भी होगा। तो देखो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि ये OH2 पॉजिटिव बनेगा, OH2 पॉजिटिव बनेगा और यहाँ से गुड लिविंग ग्रुप की तरह ये बाहर, और फाइनली ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब देखो इंटरनली, अब यहाँ से H+ लिया तो Cl- बाहर, अब Cl- इस पे अटैक कर दे इस कार्बोकेटाइन पे, या इंटरनली ये OH का लोन पेयर इस पे अटैक कर दे, तो ये देखो रिंग बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बन रही है। और तुम जानते हो इंटरनल अटैक्स आर फास्टर कंपेयर टू एक्सटर्नल अटैक। Cl- बाहर से आएगा, ये OH विद इन मॉलिक्यूल है, लोन पेयर विद इन मॉलिक्यूल है, फास्टर अटैक होगा और फाइनली इंट्रामोलिकुलर अटैक होकर रिंग बन जाएगी। आया समझ, तो क्या बन जाएगा, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ये सॉर्नो। और फाइनली Ac2O के साथ रिएक्शन है, वही एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ क्या करेगा, ये OH रिएक्ट कर जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। डू यू एग्री और नॉट, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट E। अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। देखो अब अच्छा, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटीजर टाइप है, स्टेटमेंट नहीं है। कैलकुलेट द सम ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट एंड नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट E। तो सबसे पहले आप इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लो कि भाई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या है। तो देखो बेंजीन की वजह से 4, यस और नो, इस रिंग की वजह से 1, तो 4 + 1 5, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 5 + 2 7 और ये एक पाई बॉन्ड की वजह से 8, तो टोटल कितने हुए, DB आ गया कितना, DB आ गया आपका 8, यस और नो। अब उसके बाद अगर DB 8 आ गई
तो अब इसके बाद नंबर ऑफ हेटेरो एटम, तो कितने हेटेरो एटम है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 3 है, तो +3 आ जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 11। ये सम है, ठीक है। 3 किसके लिए, हेटेरो, नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स के लिए, यस और नो, तो कितने आ गए 8 + 3 11। आया समझ? तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज या आर एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है, कौन सा एरोमेटिक है बताना है आपको। तो देखो एक बात बताओ, ये सब सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सब फ्यूज्ड हैं। कैसे हैं, फ्यूज्ड कंपाउंड्स लिए मैंने, पॉलीसाइक्लिक वाला है, एक रिंग नहीं है बल्कि एक से ज्यादा रिंग है। तो जब भी एक से ज्यादा रिंग हो ना, फ्यूज्ड हो, मतलब पॉलीसाइक्लिक सिस्टम हो, मोनोसाइक्लिक नहीं हो, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम हो, तो आपने पढ़ा होगा उस केस में जो हम एरोमेटिसिटी डिसाइड करते हैं वो हम कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेरीफेरी, जो बाउंड्री पे जो लूप बनती है उस लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि भाई ये एरोमेटिक होगा। अगर 4n + 2 पाई को फॉलो करेगा तो एरोमेटिक, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करेगा तो एंटी, और दोनों में से कुछ को नहीं तो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। यस और नो, आपने पढ़ा होगा। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैं लूप कैसे कॉन्टिन्यूस लूप लेना है वो मैं सिखाना चाहता हूँ। हो सकता है आप 1 मिनट में कर दो, बट लूप कैसे लेना है वो सीखो, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ। फ्यूज्ड बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। दिस इज व्हाट, दिस इज नेप्थलीन, और आप जानते हो नेप्थलीन एरोमेटिक होता है, यस और नो, नेप्थलीन एरोमेटिक होता है बिल्कुल। एक और इसका रेजोनेटिंग फॉर्म हो सकता है, और वो क्या हो सकता है भाई, वो कुछ ऐसा बना लेते हैं। ये वाला जो वर्टिकल पाई बॉन्ड है मैं इसको इधर रख देता हूं, ये भी नेप्थलीन ही है, यस और नो। अब देखो लूप, ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो एरोमेटिक, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, बट कॉन्टिन्यूअस लूप किस में बनेगा वो मैं बताना चाहता हूं, वो मैं सिखाना चाह रहा हूं, ठीक है। दैट इज बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो देखो लूप कैसे सेट करना है, सबसे पहले ध्यान, जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां वहां पी ऑर्बिटल बना सकते हो, बिकॉज ये पाई बॉन्ड 2 पी ऑर्बिटल से बना होगा, ये पाई बॉन्ड 2 पी ऑर्बिटल से बना होगा, तो ये हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आप पी ऑर्बिटल दिखाओ, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है भाई, यहाँ पे एक पी ऑर्बिटल है, सिमिलरली यहाँ पे पी ऑर्बिटल है भाई, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, हाँ या ना। सिमिलरली यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, यस और नो, और ये पाई बॉन्ड इन दोनों पी ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा, यस और नो। यहां तक क्लियर है या नहीं है, बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हो जाना चाहिए। अब लूप जो बनेगा ना, तो लूप बनाते वक्त पेरीफेरी पे हमें लूप बनाना है, पेरीफेरी पे लूप बनाना चाहिए, बाउंड्री पे, यस और नो, बाउंड्री पे। अब उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि जो जो पाई बॉन्ड्स आप जिस पाई बॉन्ड्स को सेलेक्ट करते हुए लूप बना रहे हो, और सुनो ध्यान से, जिन पाई बॉन्ड्स को आप सेलेक्ट करते हुए लूप बना रहे हो उनके दोनों पी ऑर्बिटल्स लूप में इंक्लूड होने चाहिए, एक्सक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसी टाइम साइमल्टेनियसली, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई अगर मैं यहां से इन दोनों पी ऑर्बिटल्स को इंक्लूड करेंगे, बिकॉज इस पाई बॉन्ड को लेके हम लूप बनाएंगे, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल्स इंक्लूड हो गए। सिमिलरली अब देखो ऊपर गए, फिर ऐसे, तो ये दोनों पी ऑर्बिटल भी इंक्लूड हो गए। अब देखो जैसे ही आप यहां आओगे और बाउंड्री पे हमें बनाना है, तो आप इधर चले जाओगे आप, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड था ये वाला, वो इस पी ऑर्बिटल और इस पी ऑर्बिटल से मिलकर बना था, तो जैसे ही आप इधर गए तो आप ये पी ऑर्बिटल छूट गया, ऑन उसी साइमल्टेनियसली ये पी ऑर्बिटल इंक्लूड होना चाहिए था, बट आपने इस पी ऑर्बिटल को छोड़ दिया, तो ये एक करेक्ट लूप नहीं कहलाएगा, समझा, ये करेक्ट लूप नहीं माना जाएगा। आया समझ, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब इसमें आप जरा देखो, इसमें आपको एकदम परफेक्ट लूप बनता नजर आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो मैंने जो बताया कि जो जो पाई बॉन्ड्स को आप ले रहे हो उनके पी ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली आने चाहिए, किसमें, कॉन्टिन्यूअस लूप में, पेरीफेरी पे। तो देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो देखो ये आ गया, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आ गए, फिर देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आ गए, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली ये दोनों पी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे साइमल्टेनियसली, सिमिलरली ये दोनों पी ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स, और कॉन्जुगेशन के लिए सारे को अटैच कर दो, यस और नो। तो देखो एक तुम्हें पेरीफेरी पे कॉन्टिन्यूअस लूप बनता नजर आ रहा है, जिसमें सारे पी ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इंक्लूड हुए हैं, कोई पी ऑर्बिटल छूटा नहीं है, तो इसीलिए ये करेक्ट लूप है, ये करेक्ट लूप नहीं था, ये करेक्ट लूप है हमारा। आया समझ, तो ये क्या हो जाएगा, देख लो। अब जो पेरीफेरी सेट हुआ उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, तो सारे पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन थे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज 5 पाई बॉन्ड है, यस और नो। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n + 2 को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा।
आया समझ? तो ऐसे लूप देखना है, ये लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो देखते हैं अब यहां से सवाल से देखते हैं भाई। पहला सवाल देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो भाई पहला क्या है, पहला ये है अपना, ऐसा ऐसा। देखो इसके पास पक्का ही लोन पेयर है, लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे पी ऑर्बिटल, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखो पेरीफेरी सेट करो, पेरीफेरी जैसे ही सेट करोगे तो सारे पाई बॉन्ड्स के जो भी पी ऑर्बिटल्स हैं, जो पाई बॉन्ड्स पेरीफेरी में आ रहे हैं, उनके दोनों पी ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इंक्लूड होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस लूप बनाते वक्त। तो देखो देखो आ गए दोनों पी ऑर्बिटल्स ये वाले, देखो फिर से ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आ गए, बोलो हाँ या ना, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स। अब देखो फिर से ये दोनों पी ऑर्बिटल आ गए, देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल भी आ गए, हाँ या ना। अब इसको अटैच कर दो, तो देखो ये कॉन्टिन्यूअस लूप बन रहा है या नहीं बन रहा है, बोलो आप ही। कॉन्टिन्यूअस लूप बना या नहीं बना, बना। तो अब चेक कर लो इस लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने, देखो यहाँ पे एक लोन पेयर है ना, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, यहाँ पे भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो ये भी सिस्टम कैसा है आपका, एरोमेटिक है। आया समझ? इसकी बात करोगे तो देखो ये भी क्या, ये इंडोल है, यहां पे भी आपको परफेक्ट लूप मिल जाएगा। देखो इसको देखो, इंडोल को देखो, मान लो ऐसा है, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, है ना, ऐसे करो, तो देखो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, मतलब पक्का ये किस में रहा होगा, पी ऑर्बिटल में। सिमिलरली यहाँ भी पी ऑर्बिटल, यहाँ भी पी ऑर्बिटल, और ये पाई बॉन्ड बना है 2 पी ऑर्बिटल से, तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ, एक पी ऑर्बिटल यहाँ। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड के लिए 2 पी ऑर्बिटल, इस पाई बॉन्ड के लिए 2 पी ऑर्बिटल। अब लूप क्रिएट करो, क्या इस फॉर्म में बन पाएगा लूप, क्या, तो आप फंस जाओगे, नहीं बन पाएगा। देखो ध्यान से, ये दोनों पी ऑर्बिटल टच किए, ये दोनों पी ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली आ गए, हाँ या ना, ये दोनों पी ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली आया। अब क्या हुआ, आप अगर कॉन्टिन्यूअस लूप पेरीफेरी पे बनाने जाओगे तो आप इधर जाओगे, यस और नो, लेकिन इधर जाते वक्त इस पाई बॉन्ड का जो ये दोनों पी ऑर्बिटल था, उसमें से ये वाला नीचे वाला पी ऑर्बिटल एक्सक्लूड कर दिया आपने, उसको साइमल्टेनियसली आपने इंक्लूड नहीं किया, तो ये करेक्ट लूप नहीं होगा, ये करेक्ट लूप कंसिडर नहीं किया जाएगा। आया समझ? ये कहना चाहता हूं मैं। तो भाई करेक्ट लूप कैसे बनेगा, तो ये जो वर्टिकल पाई बॉन्ड था, ये जो वर्टिकल पाई बॉन्ड था, ये मैंने इधर लगाया था, एक बार आप वर्टिकल पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करके देखो, फिर देखो करेक्ट लूप बन जाएगा। देखो कैसे, देखो ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में, फिर यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ 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 यहाँ, यस और नो, हाँ या ना, यहाँ तक आता है समझ में। अब उसके बाद देखो, अब बनाओ आप, देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, यस और नो, ये दोनों पी ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, साइमल्टेनियसली आ रहे हैं, देखो ये दोनों पी ऑर्बिटल भी और ये दोनों पी ऑर्बिटल भी। अब पूरा कॉन्जुगेशन दिखाने के लिए सबको अटैच कर दो, तो सारे पी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, साइमल्टेनियसली आए, मतलब अब ये कॉन्टिन्यूअस लूप जनरेट कर रहा है, तो ये करेक्ट लूप होगा। ये करेक्ट लूप नहीं था, बिकॉज एक उसी पी ऑर्बिटल, इस पी ऑर्बिटल को आप साइमल्टेनियसली इंक्लूड नहीं कर रहे थे। आया समझ? तो यहाँ पे फिर से 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ फिर से ये क्या हो जाएगा, ये अपना एरोमेटिक सिस्टम हो जाएगा। आया समझ? सिमिलरली इसको देखो, अब यहीं पे करते हैं डायरेक्ट, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, पी 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 पी, देखो सारे क्या हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, एक कंटिन्यूअस लूप बना लेगा, सारे पाई बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे, तो डेफिनेटली 4 + 4 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ? आई होप आपको समझ आ रहा है। सिमिलरली इसको देखो, इसमें भी देखो, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, फिर यहाँ भी है ना, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल, यहाँ पी ऑर्बिटल। जैसे ही लूप सेट करोगे, पेरीफेरी सेट करोगे, कॉन्टिन्यूअस लूप बनेगा और सारे पाई बॉन्ड्स के सारे पी ऑर्बिटल्स एक ही साइमल्टेनियसली इंक्लूड भी हो जाएंगे, तो परफेक्ट लूप बनेगा। और यहाँ पे भी 6 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ? सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे भी आप, यहाँ पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ पी ऑर्बिटल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा,
देखो जब यहाँ पे भी आप लूप सेट करोगे, पेरीफेरी सेट करोगे, कॉन्टिन्यूस लूप बनाओगे तो बन जाएगा, और सारे पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल्स साइमल्टेनियसली इंक्लूड भी हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये भी 3+3 मतलब 6 पाई बॉन्ड, 6 पाई बॉन्ड्स मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। आया समझ? नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं और फिर बात करते हैं। देखो भाई इसकी बात करते हैं, इसको बनाओ पहले। ये ऐसा, अब देखो अगर मैं p ऑर्बिटल्स आपको दिखाऊं तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ये p, ये p, ये p। अगर इस पाई बॉन्ड को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, देखना ध्यान से, इस पाई बॉन्ड को मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ पे p ऑर्बिटल, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये वाला, ये इस p ऑर्बिटल और यहाँ पे जो p ऑर्बिटल रहा होगा उससे बन रहा होगा। सिमिलरली इस पाई बॉन्ड के लिए यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल, यहाँ p ऑर्बिटल। तो अब देखो, अब आप अगर लूप सेट करोगे, पेरीफेरी सेट करोगे, तो क्या सारे p ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली इंक्लूड होंगे? देखो आपने इस पाई बॉन्ड को इंक्लूड किया तो चलो ये दोनों p ऑर्बिटल टच कर गए, ये दोनों p ऑर्बिटल साइमल्टेनियसली आए लूप में। सिमिलरली अब इसको ज्वाइन कर लो। सिमिलरली अगर इस पाई बॉन्ड को इंक्लूड कर रहे हो, अपने लूप में इंक्लूड कर रहे हो, तो ये दोनों तो आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, और इसको टच करवा दो। लेकिन अब हमें क्या करना है, पेरीफेरी सेट करना है, पूरा कॉन्टिन्यूस लूप बनाना है बाउंड्री पे, पेरीफेरी पे। तो एक बात बताओ, अगर आप ऐसे ही इधर जाओगे तो पेरीफेरी बनाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, अरे हाँ या ना, आपको इधर जाना पड़ेगा, और ये जो पाई बॉन्ड था उसके ये दोनों p ऑर्बिटल्स में से एक p ऑर्बिटल ये साइमल्टेनियसली नहीं आ पाएगा, छूट जाएगा, तो मतलब ये भी करेक्ट पेरीफेरी नहीं हो पाएगा, आपने इसको छोड़ दिया। यस और नो? साइमल्टेनियसली दोनों p ऑर्बिटल्स आने चाहिए, जो पाई बॉन्ड आप पेरीफेरी बनाने में यूज कर रहे हो उसके दोनों p ऑर्बिटल्स इंक्लूड होने चाहिए पेरीफेरी बनाने में। नहीं हो रहे हैं तो मतलब ये करेक्ट लूप नहीं है। तो करेक्ट लूप क्या होगा, जब आप इसको एक्सक्लूड कर दोगे, इस पाई बॉन्ड को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो, एक्सक्लूड, इस पाई बॉन्ड से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, एक्सक्लूड कर दो। आया समझ? जैसे इसको एक्सक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, फिर हमें बस इतनी इस पार्ट से मतलब होगा, और यहाँ पे परफेक्ट पेरीफेरी बनेगा और आपका कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P, यहाँ पे P, इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। देखो अब आप सेट करो, अब आपको परफेक्ट लूप बनता नजर आएगा, और ये पाई बॉन्ड तो एक्सक्लूड हो गया, इसको तो हमने इंक्लूड किया नहीं, तो पेरीफेरी बनाने में कितने पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए, 3 और +2 मतलब 5 पाई बॉन्ड इंक्लूड हुए, मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक। तो ये कैसा सिस्टम है अपना, एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है कि इन दिस कंपाउंड विच पाई बॉन्ड इज एक्सक्लूडेड, तो भाई इस पाई बॉन्ड को हमने एक्सक्लूड किया, इसको इस रिंग में से हमने एक्सक्लूड नहीं किया, ऊपर वाले ये जो 5 मेंबर वाली रिंग है उसका पाई बॉन्ड हमने एक्सक्लूड कर दिया। आया समझ? सिमिलरली इसको देखो, यहाँ पे अब टोटल आ जाएगा, सारे पाई बॉन्ड्स इंक्लूड हो जाएंगे। कैसे? देखो यहाँ से आप स्टार्ट करो, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये है ना। देखो यहाँ पे अगर ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, देखो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आप आओगे तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल इधर भी होगा, अब इधर होगा, इधर होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। अब आप लूप सेट करने जाओगे ना, अब आप लूप सेट करने जाओगे तो देखो मैंने ये दोनों आ गए, ये दोनों भी आ गए, ये दोनों p ऑर्बिटल आ गए, ये दोनों भी आ जाएंगे। लेकिन अब आप पेरीफेरी सेट करोगे तो आप जैसे ही यहाँ आओगे फिर आपको इधर जाना पड़ेगा, हाँ या ना, आपको इधर आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था उसके दोनों p ऑर्बिटल्स में ये p ऑर्बिटल फिर छूट जाएगा। आया समझ या नहीं आया? तो अब हम क्या करेंगे, हम ये लूप हमारा करेक्ट नहीं होगा, अब हम सही लूप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो जस्ट सी, इसका एक फॉर्म बना लो आप, रेजोनेटिंग फॉर्म। ऐसे तो हम बना ही सकते हैं, देखो हमने इस वर्टिकल पाई बॉन्ड को क्या किया, यहाँ जो वर्टिकल पाई बॉन्ड था ये वाला, उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, एक रेजोनेटिंग फॉर्म बना दिया, यहाँ पे ला दिया। अब देखो, अब आप चेक करो, अब आप लूप बनाओ, आपको परफेक्ट लूप बनता जाएगा। तो ऐसे ही रेजोनेटिंग फॉर्म बना के चेक करो, फिर आपको परफेक्ट लूप बन जाएगा। अगर उस फॉर्म में नहीं बन रहा है परफेक्ट लूप तो आप रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ, वहां से आपको बनेगा।
आया समझ। इस केस में अगर आप इस वर्टिकल पाइबोन को यहाँ शिफ्ट भी कर देते तब भी परफेक्ट लूप नहीं बन पाता, इसीलिए मैंने वो दिखाया नहीं करके, तब भी नहीं बन पाता। आप कर सकते हो ट्राई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो आप चेक करो, पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, देखो इसको एक्सक्लूड कर दो, इसको छोड़ दो, इस पाइबोन को छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, हमें लूप बनाना है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसको छोड़ दो। अब देखो, आप सारे देखोगे तो सारा एक कॉन्टिन्यूअस लूप बना रहा है, जिसमें इस पाइबोन को हमने एक्सक्लूड कर दिया, इसको हटा दिया। तो अब काउंट कर लो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। तो यहाँ से 2 2 2 कितने हुए, 12 हो गए, है ना। 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड मतलब 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ। सिमिलरली इसकी मैं बात करूं, ये पायरीन है ना, इसकी बात करूं तो यहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप, और ये तो बहुत ही सिंपल है। कॉन्टिन्यूअस लूप बनाना है तो कैसे बनेगा, इसको आप छोड़ दो, इस बीच वाले को छोड़ दो आप, है ना, बीच वाले पाइबोन को छोड़ दो बीच वाले पाइबोन को। बाद बाकी देखो एक कॉन्टिन्यूअस लूप बन जाएगा। कॉन्टिन्यूअस लूप बन जाएगा तो उस लूप में कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 7 पाइबॉन्स इन्वॉल्व है। 7 पाइबॉन्स मतलब 7 पाइबॉन्स बोले तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। 14 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये भी एरोमेटिक हो जाएगा, यस और नो, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ। चलो इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव है मतलब, और ये नेगेटिव इस पाइबोन के साथ कॉन्जुगेशन में, ये नेगेटिव इस पाइबोन के साथ कॉन्जुगेशन में, मतलब पक्का ये किस में रहा होगा, पी ऑर्बिटल में रहा होगा, यस और नो। तो चलो इस नेगेटिव को हम किस में दिखाएंगे, पी ऑर्बिटल में, इसमें भी पी ऑर्बिटल में। बाद बाकी सारे पी ऑर्बिटल्स आप बना दो एक्सक्लूडिंग बीच वाला पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको आप एक्सक्लूड कर दो, इसको जैसे ही आप एक्सक्लूड करोगे तो क्या हो जाएगा, सारे पी ऑर्बिटल्स एक लूप बनाते नजर आएंगे, पेरीफेरी भी आपका आराम से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इस बार कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, इसकी वजह से 2, इस नेगेटिव की वजह से 2, तो टोटल 4 बाद बाकी ये पाई बॉन्ड तो 6, ये 8, ये 10, ये 12, ये 14 और ये 16। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो जाएगा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये भी एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ। दिस इज पॉर्फिन रिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं पॉर्फिन रिंग। यहाँ पे आप पेरीफेरी सेट करो, अगर यहाँ पे आपको आ गया पेरीफेरी सेट करने तो मतलब आपने सीख लिया कि हाउ टू मेक अ कॉन्टिन्यूअस लूप इन पॉलीसाइक्लिक रिंग्स, ठीक है। पॉलीसाइक्लिक रिंग में कॉन्टिन्यूअस लूप कैसे बनाना है वो आप सीख जाओगे अगर आपने इसमें सेट कर दिया तो, ठीक है। चलो देखो बताओ भाई, इसको करके बताओ। देखो अगर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। अगर आप इस पाई बॉन्ड को लोगे, ऊपर वाले पाई बॉन्ड को, तो हमें दोनों पी ऑर्बिटल को लेना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो एक पी ऑर्बिटल यहाँ रहा होगा और एक पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन का रहा होगा। अब अगर आप जैसे ही यहाँ से अगर लूप सेट करने जाओगे, फिर इधर भी पी ऑर्बिटल है तो इधर भी दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी दिखाना पड़ेगा। तो अब एक बात बताओ आप मेरे को, अगर आप यहाँ से अब लूप बनाने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे आप ऐसे जाओगे, जाते जाओगे, है ना। लेकिन अब अगर आपको कॉन्टिन्यूअस पेरीफेरी बनानी है तो आप यहाँ से अब इधर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाउंड्री पे सेट करना है, पेरीफेरी पे, यस और नो। तो क्या आप इधर आना पड़ेगा आपको, और जैसे ही आप इधर आओगे तो ये वाला पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। मतलब ये जो आप ये जो मतलब पेरीफेरी जो आप सेट कर रहे हो, ये जो लूप बना रहे हो वो गलत है, वो करेक्ट नहीं है। आया समझ। तो अब करेक्ट क्या है, तो आइए मैं बताता हूं। देखो देखो भाई करेक्ट क्या होगा, देखो इधर देखो, हम क्या करते हैं, ये पी ऑर्बिटल, ये इन सबको तो लेंगे ही, अब इसको एक्सक्लूड कर दे रहा हूं मैं, इसको एक्सक्लूड, और इधर तो नाइट्रोजन के पास तो पी ऑर्बिटल है ही, तो ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये वाला और ये वाला, फिर ये वाला
और नाइट्रोजन का पी ऑर्बिटल, इसको भी एक्सक्लूड कर दो, इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। अब देखो आप सेट करो पेरीफेरी, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लूप बनता नजर आएगा। इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर भी हमने एक्सक्लूड कर दिया, इस नाइट्रोजन का भी लोन पेयर एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि अगर इन सबको इंक्लूड कर दे तो फिर पेरीफेरी नहीं बन पाता, इसीलिए हम इन सबको क्या कर दिए, एक्सक्लूड कर दिए। अब आप सेट कर लो पेरीफेरी, पक्का बेहतरीन पेरीफेरी आपको नजर आ जाएगी। देखो देखो ये कॉन्टिन्यूस पेरीफेरी नजर आया क्या? तो इसमें अब इस लूप में अब कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो वो देख लेते हैं हम, जितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर देंगे। तो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो बताओ। तो देखो हमने किस किस को एक्सक्लूड करा था, एक इसको एक्सक्लूड करा था, इसको एक्सक्लूड करा था, इसके लोन पेयर को, इसके लोन पेयर को, बाद बाकी सब तो इंक्लूड ही हुए थे। तो देखो यहाँ से ये 2 + 2 4 + 2 6 + 2 10 + 2 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 है ना, 18। एक मिनट भाई, एक मिनट 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 12 14 16, यहाँ तक 16 ही है, और ये क्या 2 18, मतलब 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। कितने? 18 पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। 18 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कैसा हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। आया समझ? तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई लूप कैसे सेट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल्स का कॉन्टिन्यूस लूप कैसे बनेगा ये मैंने मतलब ये करना सिखाया, ताकि कोई भी टफ से टफ भी आ जाएगा ना तो वो आप कर लोगे आराम से। ठीक है, ओके चलो भाई देखो फिफ्थ क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। तो भाई ये रिएक्टेंट है आपका, ये प्रोडक्ट है, KCN के प्रेजेंस में बना है, MeOH सॉल्वेंट मिक्सचर है, वो सॉल्वेंट मिक्सचर है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही है वो बताने हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म मतलब SN2, यस और नो मतलब क्या, SN2। फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स E1 CB मैकेनिज्म, क्या ये सही है? या प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन स्टेप, क्या ये सही है? इंटरमीडिएट फॉर्म द गिवन रिएक्शन इज कार्बन आयन, क्या ये सही है? मल्टीपल करेक्ट है। आप पॉज द वीडियो और ट्राई करो कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, तो देखो मैं करता हूँ, आई होप आपने ट्राई करा होगा। ठीक है, देखो ये ऐसा, अब इस पे KCN है, तो KCN तो जानते हो K + CN- है, तो क्या ये SN2 अगर होता तो ये डायरेक्ट CN- इस पे अटैक करके और इसको भगा दे तो फाइनल आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो यार SN2 दिखता तो मतलब नजर तो आ रहा है कि भाई SN2 से तो ये आराम से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या सच में SN2 हो रहा है? आंसर है नहीं, SN2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? आप जानते हो SN2 रिएक्शंस होने के लिए गुड लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है। ठीक है, लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, उसके बाद बताता हूं मैं। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं कि भाई SN2 होने के लिए एक गुड लिविंग ग्रुप का होना जरूरी है। ये जो अमोनियम टाइप जो होते हैं ना, ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं होते, ये बैड लिविंग ग्रुप है, नॉट गुड लिविंग ग्रुप। नॉट गुड लिविंग ग्रुप, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है ही नहीं। तो डायरेक्ट CN- के अटैक से ये बाहर तो नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली SN2 तो नहीं होगा। आया समझ? ये डायरेक्ट इसके CN- के अटैक से ये बाहर नहीं जाएगा तो SN2 होगा भी नहीं। अगर SN2 नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। गलत स्टेटमेंट है, SN2 नहीं होने वाला। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स E1 CB मैकेनिज्म। यस, ये सही स्टेटमेंट है। E1 CB कैसे होगा जनाब, देखना ध्यान से। अब CN- क्या कर सकता है, अगर इसको, अब ये तो भगा नहीं पाया इसको, तो अब इसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि ये क्या करे, बेस की तरह बिहेव करे।
ये बेस की तरह बिहेव करे और कार्बोनिल के बगल वाला मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है उसको पकड़े और यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर दे। जैसे ही नेगेटिव जनरेट करेगा तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव क्या करे, देखो आराम से तो जा नहीं रहा था, ये डायरेक्ट अटैक से तो ये अमोनियम वाला गया नहीं। वाई? बिकॉज इट इज नॉट गुड लिविंग ग्रुप। लेकिन जैसे ही कार्बन आयन बना, अब इसके बाद कार्बन आयन जैसे ही बन गया उसके बाद OH भी हो, याद करो अल्डोल कंडेंसेशन, OH होता था, कार्बन आयन बनता था और इवन CB मैकेनिज्म से उसको भगा देता था, चाहे कितना भी खराब लिविंग ग्रुप क्यों ना हो। नेगेटिव क्या करेगा, ये रिवर्ट करेगा, रिवर्ट बैक करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा और इसको बाहर कर देगा। आया समझ, इसको डायरेक्ट बाहर कर देगा इवन CB मैकेनिज्म से। इवन CB में क्या होता था, पहले कार्बन आयन बनता था, उसके बाद धक्के मार के लिविंग ग्रुप को, कैसा भी लिविंग ग्रुप हो, खराब अच्छा, उसको बाहर निकाल देता था। फ्लोरीन ही क्यों ना हो, OH ही क्यों ना हो, या अमोनियम टाइप ही क्यों ना हो, सबको बाहर निकाल देगा। तो ये कौन सी मैकेनिज्म से जाएगा, ये कौन सा मैकेनिज्म से यहाँ पे ये बाहर जाएगा, इवन CB मैकेनिज्म से। कौन से मैकेनिज्म से, इवन CB मैकेनिज्म से। तो जो इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये सोर्नो, और यहां से ट्राइमिथाइलअमीन बाहर। आया समझ, ये बन जाएगा। अब मैकेनिज्म कौन सा हुआ है, इवन CB, तो सही बात है, सबसे पहले कार्बन आयन बना, उसके बाद धक्के मार के लिविंग ग्रुप को बाहर, दैट इज नोन एज इवन CB मैकेनिज्म। तो सही है, एलिमिनेशन फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस, उसी को बोलते हैं ना, एलिमिनेशन फॉलोड बाय कॉन्जुगेट बेस फॉर्मेशन। तो पहले कॉन्जुगेट बेस बना, ये एसिड था, एसिडिक H गया तो ये कॉन्जुगेट बेस बना, धक्के मार के लिविंग ग्रुप को बाहर, तो इवन CB मैकेनिज्म, एलिमिनेशन हुआ तो इवन CB मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं इवन CB मैकेनिज्म, आपने पढ़ा होगा। अब उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज कार्बन आयन। तो ऑफ कोर्स ना, कार्बन आयन तो बन ही रहा है ना, कार्बन आयन तो बन ही रहा है, तो डेफिनेटली D भी सही है। अब उसके बाद C बोल रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 1,4 एडिशन स्टेप। अब प्रोडक्ट तो हमें ये बनाना है ना, ये तो बीच वाला स्टेज है, यस और नो, बीच वाला स्टेज है। तो CN माइनस ने एक बार H प्लस एब्स्ट्रैक्ट करके इवन CB करके और लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, ये बैड लिविंग ग्रुप जो था इसको बाहर कर दिया, लेकिन अभी फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो अब इसके बाद क्या होता है, ये CN माइनस ये 1,4 अटैक करता है और फिर यहाँ से ये शिफ्ट, माइकल एडिशन टाइप, ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कॉन्जुगेट एडिशन। तो ये कॉन्जुगेट एडिशन मैनर में अटैक करता है और फाइनली फिर आपका ये प्रोडक्ट आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ऐसा CN माइनस इस पे अटैक करेगा, ये इधर और ये इधर, इनोलेट आयन टाइप बनेगा इंटरमीडिएट, ठीक है, और 1,4 इसी को तो बोलते हैं, ये 1 ये 2 ये 3 4, इसी को तो बोलते हैं 1,4 एडिशन। याद करो, पढ़ा होगा तुमने नेम रिएक्शंस में खूब, है ना, कॉन्जुगेट एडिशन। CN फाइनली क्या होगा, MeOH H2 है ही, तो वहां से प्रोटॉन सोर्स है, MeOH यहाँ से H लेके और फाइनली ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। तो देखो 1,4 एडिशन इन्वॉल्व हुआ, हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि C ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, ठीक है, C ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है। आया समझ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, BCD आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो था वो कौन सा था बताओ, सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे लगा वो था आपका ये, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना, ये क्वेश्चन अच्छा था सेकंड वाला। बाद बाकी फर्स्ट भी ठीक ठाक ही था, है ना, फर्स्ट भी ठीक ठाक ही था। बाद बाकी 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अगले सेशन में, ठीक है। बाद बाकी 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो हम अगले सेशन में हम देख लेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच।